नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हम आपको मैराथन क्लास, वन लाइनर, एमसीक्यू सारी चीजें करा चुके हैं। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का मैराथन क्लास हमारा जो है वो आज इस वीडियो में देखेंगे हम। इससे पहले का कोई भी वीडियो देखना हो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पीडीएफ चाहिए हो या वीडियो के लिंक चाहिए हो तो टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं विमल 17Z नाम से। कई लोगों ने मैसेज किया था, उन सभी को हमने ऑलरेडी भेज भी दिया है सीआरटी पीडीएफ वगैरह। और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी विमल सिंह 17Z नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। और फेसबुक पर भी बालाजी स्टडी अड्डा नाम से सर्च कर सकते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन 11 जनवरी 2024 को आपका पेपर है, 1:30 से 3:30 बजे की टाइमिंग में। तो इस वीडियो में हम वन लाइनर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो, और आपका लघु वाले जो क्वेश्चन है सारी चीजें क्वेश्चन बेस्ड देखेंगे। सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, सारी चीजों का में जो थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड चीजें वो भी कराएंगे। तो कुल मिलाकर के सारे हर प्रकार का यहाँ पर पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है। आप कहेंगे प्रधानाध्यापक की, या बच्चों की, या अभिभावकों की, या शिक्षकों की। तो देखिए ऑप्शन आपको कंफ्यूज वाले दिए हैं। अभिभावक तो आप काट देंगे, प्रधानाध्यापक, बच्चे और शिक्षक में आपको छांटना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका प्रधानाध्यापक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, प्रबंधन की बात की गई है। जो प्रबंधन है, ये नहीं कह रहा है कि विद्यालय के लिए जो विद्यालय प्रबंधन का कार्य है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानाध्यापक की होती है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथन किसका है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है और जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म या जन कल्याण सभी पर समान रूप से होता है। या साइड में क्या लिखा है, लागू होता है। आंसर लिखा है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका टेलर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देख लीजिए पूरा सेंटेंस, लागू होता है साइड में जो है वो लिखा हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। विद्यालय प्रबंध का उत्तरदायित्व होता है छात्र, प्रधानाध्यापक, शिक्षक या सभी का। मैंने अभी आपको बताया कि किसका होता है, बिल्कुल प्रधानाध्यापक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर कंफ्यूज ना होइएगा यहाँ पर छात्र पर शिक्षक में। शिक्षक ऑप्शन देखकर, शिक्षक और प्रधानाध्यापक दोनों को देखकर सभी को ऑप्शन आप हो सकता है टिक कर दें। इसीलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर प्रबंध की बात की गई है, तो प्रबंध कार्य जो है वो प्रधानाध्यापक ही करता है, उसके अंतर्गत शिक्षक जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न चार कह रहा है प्रबंधन है कला है, व्यवसाय है, नियंत्रण है या सभी है। तो आप कहेंगे कि जो प्रबंधन है वो एक प्रकार का कला के अंतर्गत आता है। आप देखते हैं अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग आपके टीचर होते हैं, अलग अलग तरीके से जो प्रबंधन का कार्य है वो करते हैं। तो आप कहेंगे एक प्रकार की कला होती है। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है नियोजन करना, है व्यवस्था करना भी आपका है, प्रशासन तो है ही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा प्रश्न कह रहा है खेल की आवश्यकता होती है मानसिक विकास के लिए होती है, शारीरिक विकास के लिए होती है, या दोनों के लिए होती है। अब आप ये सोचेंगे कि खेलते हम मैदान में हैं उससे तो हमारा शारीरिक विकास होता है, पर बा ऑप्शन को आप टिक कर देंगे, आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केवल शारीरिक विकास के लिए ही आप नहीं कहेंगे, मानसिक विकास भी कहेंगे। यानी सा वाला ऑप्शन आ बाबा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोनों के लिए आवश्यकता कह सकते हैं, खेल की आवश्यकता होती है। विज्ञान, अगला प्रश्न है साथ की विद्यालय जो है उसकी बौद्धिक प्रयोगशाला है। तो विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो पुस्तकालय आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। आठवां प्रश्न कह रहा है कि कुर्सी और मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। ये थोड़ा अलग प्रश्न है। बताना है आपको धनात्मक होनी चाहिए, शून्यात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए या सभी। तो चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, बिल्कुल आपका ऋणात्मक जो है वो सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है जो कुर्सी है और जो मेज है, ऐसा ना हो कि लिखने में आप एकदम नीचे झुके जा रहे हैं। आप देखते हैं जो स्कूल की बेंच होती है अधिकतर, तो जो लिखने वाली बेंच होती है वो ऊंचाई पर होती है और बैठने वाली नीचे होती है। तो वही यहाँ पर स्थिति की बात की गई है। नवा प्रश्न आपका कह रहा है मानवीय जो संसाधन है उनका उपयोग आवश्यक है उत्तम शिक्षा के लिए, सरल शिक्षा के लिए, कठिन शिक्षा के लिए या सभी। अब बहुत लोग क्या होंगे, सभी ऑप्शन देखेंगे, सभी को टिक कर देंगे, पर यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या लिखा है, कठिन शिक्षा के लिए। कि जो मानवीय संसाधन है उनका उपयोग कठिन शिक्षा के लिए आप करेंगे, तो सा ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट जाएगा। अब जब सा ऑप्शन कट गया तब आपको ये छांटना है उत्तम शिक्षा या सरल शिक्षा में कौन सा होगा। तो बात करते हैं उत्तर की आ और बा में से, तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा, उत्तम शिक्षा के लिए जो है वो आवश्यक है। तो 10वां प्रश्न कह रहा है कि ग्राम सभा जो है उसका अध्यक्ष होता है। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, प्रधानाध्यापक, प्रबंधक, प्रधान या ये सभी। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा प्रधान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम सभा का अध्यक्ष प्रधान होता है। बहुत लोग गांव से भी रिलेटेड हैं, उनको पता होगा। बाकी जिन जो नहीं भी रिलेटेड हैं, मूवी वगैरह में भी आप देखते हैं तो बहुत जगह ग्राम प्रधान वर्ड यूज किया जाता है।
तो ग्राम सभा का अध्यक्ष हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि कल के विश्व को कौन चलाता है। अच्छा प्रश्न है। शिक्षक चलाता है, प्रधानाचार्य चलाता है, विद्यार्थी चलाता है या विद्यालय प्रबंधक चलाता है। पूछा है कि कल के विश्व को कौन चलाता है। बात करते हैं उत्तर की, तो शिक्षक ही तो चलाता है। शिक्षक जैसा पढ़ाता है, उसके आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसमें जो बच्चे हैं वो जैसा पढ़ेंगे वैसा ही आगे भविष्य भी होगा। तो इसीलिए उसके सेंस में बोला जाता है कि कल के विश्व को शिक्षक चलाता है। 12 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में मानवीय संसाधन का अंग जो है वो कौन है। शिक्षक है, छात्र है, समुदाय है या सभी हैं। तो आप क्या कहेंगे, मानवीय संसाधन में तो ये तीनों ही आते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 प्रश्न यहाँ पर कथन पूछा गया है। कथन क्या है कि मानवीय संसाधन जो है उनका प्रबंधन वह सार्वभौमिक तकनीकी है। यहाँ पर सार्वभौमिक लिखा हुआ है साइड में, जो विद्यालय से संबद्ध मानवों से सर्वाधिक सहयोग जो है वो प्राप्त संपूर्ण समाज तथा राष्ट्र जो है उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति करता है या करती है। तो बताना है आपको ये कथन किसका है। चार ऑप्शन है, प्रोफेसर एस के दुबे, के जी सैयदैन, रायबर्न या ओ पी शर्मा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका दा वाला ऑप्शन ओ पी शर्मा जो है वो सही हो जाएगा। इनका जो है ये कथन है। 14 प्रश्न कह रहा है कि प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित में किन गुणों का होना आवश्यक है। सुगमकर्ता होना चाहिए, आप कहेंगे बिल्कुल। प्रेरणादायक तो मोटिवेशन होता ही है। नेतृत्व की क्षमता तो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरा आप कहेंगे विद्यालय आपको चलाना है, तो उपरोक्त सभी ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं इनको याद करते जाइएगा। जैसे यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि अति लघु में या लघु में कि प्रधानाध्यापक के निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए, तो आप यहाँ पर सुगमकर्ता वर्ड को लेकर लिखेंगे, प्रेरणादायक वर्ड को लेकर लिखेंगे। प्रेरणादायक क्या कि जो प्रधानाध्यापक है उसको प्रेरणादायक होना चाहिए ताकि जो छात्र हैं वो ज्ञान के प्रति जो है वो सजग रहें और अच्छे से जो है वो सीखें। इस प्रकार से पॉइंट आपको लिखने होंगे। 15 प्रश्न कह रहा है कि शिक्षक के विषय में किसने कहा कि समाज में अध्यापक जो है उसका स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराएं और तकनीक कौशल पहुंचाने का केंद्र है और सभ्यता के प्रकाश को प्रज्वलित रखने में भी सहायता देता है। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा जो है या किसने जो है कथन दिया था। बात करते हैं उत्तर की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपका सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 2-3 गिने चुने कथन आ रहे हैं। अभी एक और देखा था, ये हम देख रहे हैं, तो इनको याद अवश्य कर लीजिएगा। कई बार पेपर में ऐसा होता है जैसे कि आपके राजन हो गए, पवन हो गए या सीरीज वगैरह होती हैं, इन्हीं से सीधे सीधे कथन ये उठाकर पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए मैं आपको राजन भी करा चुका हूँ, पवन भी करा चुका हूँ, मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ इसलिए कि सारी चीजें आपके पास हो जाएं। तो जो भी आपके कथन इस प्रकार से पूछे जाते हैं वो आपके इन्हीं में से पूछ लिए जाएं, अलग से आपको जो है वो याद करने की आवश्यकता ना पड़े। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 16 प्रश्न कह रहा है कि वित्तीय प्रबंधन के साधन जो है वो हैं। विद्यालय अनुदान आपका एक साधन है, आप कहेंगे है। टीएलएम आप जानते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, वो भी आपका ग्रांट है। समुदाय से प्राप्त धन भी है, तो आपका यहाँ भी उपयुक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। जो विद्यालय जो है उसको अनुदान किससे प्राप्त होता है, राज्य सरकार से, समुदाय से, ग्राम पंचायत से या जनप्रतिनिधियों से। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देख रहे हैं कितने लोग इसको सही सोचते हैं और जल्दी से बताइए इसका कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो ध्यान रखिएगा राज्य सरकार से जो है वो प्राप्त होता है तो विद्यालय अनुदान। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक भी जो है वो अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूँ और आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि इसी प्रकार आगे भी मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं। देखते हैं प्रश्न आपका अगला 18। पुस्तकालय विद्यालय का होता है, नाड़ी होता है, हृदय होता है, लीवर होता है या मस्तिष्क होता है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। पुस्तकालय विद्यालय का जो है वो क्या होता है, तो आप जानते हैं उसका क्या होता है, बिल्कुल आपका ऑप्शन बा हृदय जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पुस्तकालय विद्यालय का हृदय होता है। देखिए ऑप्शन मिलते जुलते आपको दिए हैं, मस्तिष्क, लीवर, ताकि आप कंफ्यूज हो। 19 प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस स्कूल में विद्यार्थी जो है उनको बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है, उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। ये किसका कथन है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका डॉक्टर रंगनाथन जो है वो सही हो जाएगा। इनका जो है ये कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं 20। समय तालिका शिक्षक और शिक्षार्थी को ताले में बंद कर देती है, ये जो है वो किसका कथन है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कि समय तालिका शिक्षक और विद्यार्थी को ताले में बंद करती है कर देती है, ये किसका कथन है। तो बिल्कुल आपका आर सी पाल जो है इनका जो है ये कथन है। 21 प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कहा जाता है। पाठ्येतर प्रवृत्तियां कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। कक्षीय प्रवृत्तियां कहते हैं, ये भी कहते हैं। पाठ्य सहगामी क्रिया तो बहुत बार आपका पूछा जाता है, इसको पॉइंट को याद रखिएगा। उत्तर आपका यहाँ पर ये सभी जो है वो सही हो जाएगा, पर ये आपसे बहुत पूछा जाता है। बाकी आपके तीनों ही जो है वो इनको कहा जाता है।
अगला प्रश्न 22 कह रहा है कि शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? चार ऑप्शन है, बताना है। वृक्ष का है, ग्रिफिथ्स का है, जस्टमैन का है या हेम्पिल का है? ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल आपका ग्रिफिथ्स जो है इनका जो है ये कथन है। कथन ना कहकर आप क्या कहेंगे कि शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी जो सिद्धांत है वो ग्रिफिथ्स जो है इनका है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 23। प्रश्न क्या है? संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, यहाँ पर धारणाओं लिखा हुआ है, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। बताना ये कथन जो है वो किसका है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो जे वी सीयर्स जो है इनका जो है ये 24 प्रश्न कह रहा है कि वरिष्ठ अध्यापक और प्रधानाध्यापक द्वारा दिया गया जो मूल्यांकन है वो निरीक्षण है। बताना है कि ये कथन किसका है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। बहुत से प्रश्न यहाँ पर कथन वाले आ रहे हैं, तो इससे आपका क्या है कि जो एक प्रश्न कथन का आपको 1 से लेकर 2 तक देखने को मिलते हैं बहुविकल्पी में, वो यहाँ से कवर हो जाएगा, तो आप इनको याद अवश्य कर लीजिएगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा वाला ऑप्शन डॉक्टर मुखर्जी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 प्रश्न कह रहा है इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप भी सभी भावी अध्यापक हैं, तो आप इतिहास क्रिएट करेंगे तो उसका वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। ये कथन किसने दिया था? बताइए जल्दी से, चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल एच जी वेल्स जो है इनका जो है ये कथन है। अगला प्रश्न 26 कह रहा है कि मीना मंच जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या प्रौढ़ शिक्षा का विकास करना है? तो मीना मंच प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित नहीं है। बालिकाओं की शिक्षा का विकास कहेंगे, बिल्कुल सही है। महिलाओं की शिक्षा का विकास भी आपका नहीं है। उपयुक्त सभी आपका तो नहीं होगा। जब एक ऑप्शन सही है तो बा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर बालिकाओं और महिलाओं दोनों वर्ड को यूज किया गया ताकि आप कंफ्यूज हो। ध्यान रखना है आपको, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है बालिकाओं की शिक्षा का विकास। 27 प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका होती है एक मित्र की, एक निर्देशक की, दोनों या सभी? तो आप कहेंगे एक मित्र की भी है, एक निर्देशक की भी है, यानी कि दोनों आपका भूमिका होती है। 28 प्रश्न है आपका, नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी क्रिया है? पीटी, सामूहिक परेड, नाट्य लेखन, छात्र परिषद या इनमें से कोई नहीं? तो नागरिक मूल्यों के विकास संबंधी जो क्रिया है वो आती है आपकी छात्र परिषद के अंतर्गत, तो सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा। 29 प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के स्वास्थ्य के लिए सशक्त चिकित्सा है। बताना है खेल चिकित्सा, योग चिकित्सा, समूह चिकित्सा या सभी? ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 प्रश्न आपका कह रहा है कि सूचना का आशय किससे होता है? ज्ञान से होता है, समाज से होता है, छात्र से होता है या सभी से होता है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो ज्ञान से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सूचना का आशय ज्ञान से जो है वो होता है। 31 प्रश्न कह रहा है कि सुनामी का निर्माण जो है वो होता है पृथ्वी जो है उसकी प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक उष्मा से या पृथ्वी जो है उसके नीचे खिंचाव और बिछाव जो है उसकी हलचल से? चौकवी का प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ लिया गया है। बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं पृथ्वी की प्लेट खिसकने से होता है। ये प्रश्न को कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए प्रश्न की आपके दो एक्स्ट्रा दे रखे हैं। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? तो आपका अचानक भारी वर्षा होना होता है। 33 प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1978 में, 1981 में, 1985 में या 1990 में? इसी को हम किस नाम से जानते हैं? SCERT के नाम से, SCERT के नाम से जानते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। और स्थापना कब हुई थी? आंसर की बात करें तो 1981 में जो है स्थापना की गई थी। और कहाँ? तो लखनऊ में जो है वो की गई थी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो है आपकी एक राज्य स्तर की सहकारी संस्थान के रूप में आप कह सकते हैं जाना जाता है। उसके साथ साथ जो SCERT है ये अपने जो प्रमुख कार्य होते हैं उसके लिए 10 जो है वो विभाग और 70 जो है वो कार्यात्मक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम डाइट कहते हैं, उसके माध्यम से पूर्ण जो है वो करते हैं। SCERT जो है उसके निदेशक के रूप में अगर बात करें तो सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह इनका नाम देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो SCERT के कार्य बहुत पूछे जाते हैं आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो कार्य यहाँ पर देखिए, बात तो मैं बहुविकल्पी कर रहा हूँ पर कुछ कार्य मैं आपको ऐसे जनरल बता देता हूँ। तो विद्यालय और जो कक्षाएं होती हैं उसकी कार्यात्मकता में सुधार लाना, और जिससे जो बच्चे हैं उनको और बेहतर शैक्षिक स्तर मिल सके, लेवल उनका बढ़ सके, तो ये मेन उद्देश्य होता है। और अगर बात करें तो जो डाइट है उसके सदस्यों के प्रत्येक ब्लॉक स्तर में जो शैक्षिक निरीक्षण का कार्य है, क्या कह सकते हैं, कार्य प्रणाली का निरीक्षण करने में विशिष्ट भूमिका आपका SCERT जो है वो निभाता है। तो ऐसे बहुत से इसके काम हैं, इनको पढ़ अलग से लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला स्थित है चेन्नई, इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बा इलाहाबाद बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की
प्रथम मनोविज्ञान शाला। 35 प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो हुई, कब हुई? 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बिल्कुल बात करें उत्तर की तो आपका 1962 जो है वो सही हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर जो राज्य वर्ड लिखा है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अगर यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा होता तो वो आपका SCERT नहीं होता, वो NCERT हो जाता। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ तक 35 तक देख लिया हमने। प्रश्न क्या कह रहा है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष जो है वो होता है। 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मानव संसाधन विकास मंत्री होता है या कुलपति होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो सा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, मानव संसाधन विकास मंत्री न्यूपा परिषद का अध्यक्ष जो है वो होता है। अगला प्रश्न कह रहा है NCERT का गठन किस सन में हुआ था? यही मैंने आपको अभी बताया था कि SCERT NCERT दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं, तो 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 1961 बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, NCERT का गठन। 38 प्रश्न कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि इग्नू कहाँ पर जो है वो स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, हरियाणा या नई दिल्ली। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका नई दिल्ली जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। अगला प्रश्न 39 कह रहा है कि शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है या मेरठ में है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका नई दिल्ली सही हो जाएगा। इसी को मैंने बताया था आपको, क्या नाम होता है पूरा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, NCERT जो है, इसकी अगर बात करें तो इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में जो है वो स्थित है। और ये भारत सरकार जो है उसके द्वारा स्थापित संस्थान है, जो कि विद्यालय शिक्षा शिक्षा जो है उससे जुड़े मामले हैं उन पर केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार जो है उसको सलाह देने के उद्देश्य से स्थापित जो है वो की गई थी, NCERT अगर आपसे पूछा जाए तो। 40 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप जो है उसको संपन्न करने के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो TLM बनाना आवश्यक है, पेड़ पौधे लगाना, मैदान की स्वयं सफाई करना या योजना बनाना। तो कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप की बात की गई है, तो योजना बनाना सबसे ज्यादा जो है आपका आवश्यक है। ये जो प्रश्न आपके यहाँ से आप देख रहे हैं, अब प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपके चल रहे हैं, साइड में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये देखिए 2016 के प्रश्न आपके जो है वो चल रहे हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 41। तो मानवीय प्रबंधन के घटक जो है वो कौन से हैं? विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। ऑप्शन ABCD में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका शिक्षक, बच्चे और समुदाय बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि मानवीय प्रबंधन के घटक के अंतर्गत आते हैं। 42 प्रश्न कह रहा है कि समस्या समाधान का प्रमुख अंग क्या होता है? चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो निर्णयन प्रक्रिया आपका जो है वो सही हो जाएगा, समस्या समाधान का प्रमुख अंग। 43 प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय आदि की जो व्यवस्था है वो की जा सकती है, तो किसके द्वारा पूछा गया है? तो आप कहेंगे ग्राम शिक्षा समिति, तो ये बिल्कुल कह सकते हैं इसमें आता है। अभिभावक शिक्षक संघ द्वारा भी होता है, समुदाय द्वारा तो होता ही है, तो उपयुक्त तीनों के सहयोग से आपका ज्यादा सही होगा ये वर्ड, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 प्रश्न कह रहे हैं NCERT जो है उस वो कहाँ स्थित है? चेन्नई, लखनऊ, नई दिल्ली या कोलकाता। अभी तो मैंने आपको दोनों चीजें बताई, सन भी बताया 1961, स्थान भी बताया नई दिल्ली, हिंदी में भी मैंने नाम बताया राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, कार्य भी मैंने आपको बताया कि केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई। 45 प्रश्न कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है 1 महिला का होना, 2 महिलाओं का होना, तीन महिलाओं का होना, तीनों का महिला नहीं होना, 3 महिलाओं का होना या महिला का होना आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 1 महिला का होना जो है आपके लिए आवश्यक होता है जब ग्राम शिक्षा समिति के गठन को लेकर बात होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि लो कास्ट नो कास्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पर छांटना है। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन ABCD में से, तो स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 47। प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उसके बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं, किसके द्वारा, ये यहाँ पर पूछा गया है। प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में पूछा गया है, इस चीज का भी ध्यान जो है वो रखिएगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका राज्य सरकार बिल्कुल सही हो जाएगा, तो राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। 48 प्रश्न कह रहा है कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें जो है वो कितनी है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें 1, 2, 3 या 4। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कुल 1 आपकी कक्षा 1 में निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम कलरव है। यहाँ से प्रश्न आपसे वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं कक्षा 1 में कौन सी पुस्तक, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप होती है,
तो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से सभी पूछ जाते हैं, और ये प्रश्न आपका 2016 में पूछा भी गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? कक्षा 1 से, कक्षा 3 से, कक्षा 5 से या कक्षा 6 से? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका कक्षा 3 से जो है वो सही हो जाएगा, संस्कृत विषय का पठन पाठन अगर आपसे पूछा जाए। प्रश्न आपका है, समय सारणी दर्शाती है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को दर्शाती है, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को दर्शाती है, प्रधानाध्यापक जो है उसके नेतृत्व को दर्शाती है, या सभी क्रियाकलापों को दर्शाती है? ऑप्शन एबीसीडी में से आप क्या कहेंगे कि समय सारणी चारों ही यानी कि तीनों चीजों को दर्शाती है, तो यहाँ पर आपका उत्तर सभी क्रियाकलापों को बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जो है उनके संचालन का दायित्व जो है वो सौंपना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप क्या होते हैं? जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो और साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चला करती हैं, तो उसके संचालन का दायित्व जो है वो किसको सौंपना चाहिए? शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को या जिला विद्यालय निरीक्षक को? 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन आ शिक्षक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक ही पढ़ा रहा है, अब शिक्षक ही उसमें और चीजों को ऐड कर सकता है ताकि टीचिंग भी इफेक्टिव हो और बच्चा जो है और अच्छे से समझ सके। जो यहाँ से प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये सभी आपके सन 2016 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है वो चल रहे हैं। 52 प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन जो है वो किसके होते हैं? जिला समन्वयक अधीन पूछा, अधीन मतलब जैसे कि आप किसी के अंडर में आते हैं, उसके नीचे आते हैं, आपसे कोई सुपीरियर हो, तो वही पूछा है प्रत्येक जनपद में कार्यरत जो जिला समन्वयक है वो किसके अधीन आते हैं? जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डायट प्राचार्य के या जिला अधिकारी के? बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर बा वाला सही हो जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो सही हो जाएगा। तो इन्हीं के जो है वो अधीन आते हैं जिला समन्वयक, इनके नीचे आते हैं। ये पूरा एक चार्ट होता है, आपने देखा होगा, आपकी बुक में बना भी अवश्य होगा। 53 प्रश्न कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? शायद यही प्रश्न था जो मैंने पहले वाले पार्ट में पूछा था और कहा था कि सभी लोग आंसर बताइएगा। आंसर हम इसका देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बात करते हैं उत्तर की, बिल्कुल आपका ऑप्शन सा लखनऊ जो है वो सही हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, ये अवश्य देख लीजिएगा, यहाँ पर राज्य लिखा है कि राष्ट्र लिखा है। जब राज्य लिखा हो तो आपको लखनऊ को टिक करना है, जब राष्ट्रीय लिखा हो तब वहां पर एनसीईआरटी को लेकर पूछा जाता है, तब आपका नई दिल्ली जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सा ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 54। प्रश्न आपका कह रहा है, जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो है वो है, डाइट है, सीमैट है, एससीईआरटी है या बीआरसी है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। जिला स्तर की, जिला लेवल पर पूछा गया आपसे कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो है इनमें से कौन सी है? बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं डाइट जो है वो होती है जब बात की जाती है जिला स्तर की, तो आपका ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 कह रहा है कि कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक जो क्रियाकलाप है उसके संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर संपन्न लिखा है साइड में, मैं यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है इसलिए पढ़कर जो है आपको बता रहा हूँ। तो 4 ऑप्शन है, बताना है नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना या प्रबंधन करना। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका योजना बनाना बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ कि साइड में यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो 2017 के जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले जो प्रश्न चल रहे थे वो आपके 2016 के चल रहे थे, तो 2017 के आपके टोटल 15 प्रश्न आते हैं। तो अब हम देखेंगे 2017 के जो है 15 प्रश्न। यहाँ पर आपका योजना बनाना सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष में और कक्षा कक्ष के बाहर कोई भी सार्थक कोई क्रियाकलाप आपको एक्टिविटी करानी है तो उसको संपन्न कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप एक सफल योजना बनाएं, क्योंकि योजना बनाएंगे तभी क्रियान्वयन करेंगे। अगला प्रश्न 56 कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वयन नहीं होता है? वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन या सभी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका वित्तीय संसाधन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता? तो वित्तीय संसाधन का समन्वय नहीं होता है। 57 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में जो है वो शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु ध्यान दिया जाना चाहिए। किस चीज का ध्यान दिया जाना चाहिए? गणित विषय का, अंतर्निहित जो उनके गुण हैं उनका, अंतर्निहित जो उनकी शक्तियां हैं उसका, या अंतर्निहित गुणों और शक्तियां दोनों का? तो आप क्या कहेंगे? दोनों का ही देना चाहिए, पर्टिकुलर एक को आप क्यों जो है वो प्रायोरिटी देंगे? तो गुणों का भी और शक्तियों का भी। तो द वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा कक्ष जो है उसमें बच्चों के लिए फर्नीचर जो है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। किस अनुसार की जानी चाहिए ये पूछा गया है। उसकी पठन क्षमता के अकॉर्डिंग, ये पढ़ने में कैसा है क्या वो देख के आप उसकी सीट देंगे,
या उसकी लेखन क्षमता को देख करके लिखने में कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसकी फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे, या उसकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार या उसकी योग्यता के अनुसार। तो आप क्या कहेंगे, उसकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बच्चा बैठा है वो है हाइट में बहुत छोटा और उस पर लिखने वाली जो मेज है वो बहुत ऊंची है, तो उसकी जैसी शारीरिक अभिवृद्धि है उसी के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। 59 प्रश्न कह रहा है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो क्या होता है। अनुशासन होता है, दंड होता है, डांट फटकार होता है या प्रशासन होता है। महत्वपूर्ण पक्ष की यहाँ पर बात की गई है। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। बिल्कुल आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका प्रशासन, कैसे आप उसको सही तरीके से कार्यान्वित कर सकें उसके लिए प्रशासन जो है उसके लेवल पर अधिगम का प्रबंधन जो है आप करेंगे। अगला प्रश्न 60 कह रहा है मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं, उनके पिता होते हैं, माँ होती हैं, शिक्षक होते हैं या भाई बहन होते हैं। अब देखिए ये प्रश्न आपको सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल नहीं आता है तो अब जर्नल सी भाषा में सोचिए कि नॉर्मली आप क्या सुनते हैं, हर जगह क्या सुनते हैं कि बच्चों के सबसे ज्यादा नजदीक कौन होती है, उनकी माँ होती है। तो आपका ऑप्शन बात सही हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर शिक्षक को टिक कर देंगे, पर यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मान्यता के अनुसार। ऐसा माना जाता है शिक्षक के साथ जो बच्चे हैं वो समय जरूर बहुत ज्यादा व्यतीत करते हैं, परंतु मान्यता के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए आपका माँ जो है वो सही हो जाएगा। 61 प्रश्न कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, याद रखिएगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान या अभिभावक। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूं। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका बेसिक स्कूल जो है उसका प्रधानाध्यापक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम शिक्षा जो समिति है उसका सदस्य सचिव कौन होता है, जो बेसिक स्कूल है उसका प्रधानाध्यापक जो है वो होता है। 62 प्रश्न कह रहा है कि उचित वित्तीय प्रबंधन कौन निर्धारित करता है। प्रबंधन की सफलता को कौन नहीं निर्धारित करता है, किस पर्टिकुलर चीज को लेकर आपसे पूछा गया है कि प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की। तो प्रबंधन जो है उसकी सफलता को जो है वो सही हो जाएगा। उचित वित्तीय प्रबंधन किसको निर्धारित करता है। और कभी आपको अगर कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा आप देखिए, तो आपका सब्जेक्ट का नाम ही है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, तो प्रबंधन निर्धारित करने का काम भी उसकी सफलता पर ही डिपेंड करेगा, उससे भी आप सोच सकते हैं। 63 प्रश्न कह रहा है कि लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है। स्वयं द्वारा, अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का या सभी का। बताना है कि लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है। बात करते हैं उत्तर की। तो अवलोकन का तो होता ही है, निरीक्षण का भी होता है, निष्कर्ष निकालने का भी होता है, तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अवलोकन हम ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। 64 प्रश्न कह रहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जो है उसकी कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या जो है वो कितनी होती है। 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या 4 होती है। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की। तो आपका कक्षा 2 में अगर पूछा जाए तो आपका 2 निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकें होती हैं। कल एक प्रश्न आया था जिसमें पूछी गई थी कक्षा 1 में, तो मैंने बताया था कलरव जो है वो आपकी चलती है कक्षा 1 में। और 2 की बात करें तो कलरव तो चलेगी चलेगी। दूसरी आपकी एक और आ जाती है इसमें, वो है गिनतारा, जो कि आपकी गणित के लिए होती है। कलरव आपकी हिंदी के लिए, ये जो है आपकी गणित के लिए। ऐसे इंग्लिश में आपकी रेनबो करके जो है वो चलती है, और धीरे धीरे ऐसे जो है वो पाठ्य पुस्तक जो है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 65 प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य रूप से विद्यालय जो है उसमें कुल कितनी प्रकार की समय सारणी जो है वो बनाई जाती है। चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 या 4। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि एक प्रकार जो है ये सही हो जाएगा। तो आपका आ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं 66 प्रश्न कि समय सारणी उत्तम साधन है, किसका है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की। तो आप कहेंगे नियमित शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है इसका उत्तम साधन होता है। जो टाइम टेबल होता है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है, समय सारणी किसका उत्तम साधन होता है। तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का साधन होता है, अनुशासन के लिए नहीं होता है। आप ये सोचिए कि बेल लगती है टाइम पीरियड पर, तो आप क्लास में एंटर करते हैं, तो हो सकता है आपको अनुशासन लगे, तो अनुशासन मेन उद्देश्य नहीं होता। मेन उद्देश्य होता है आपकी टीचिंग, बच्चा सीखे, समय से सीखे, सभी सब्जेक्ट को बराबर तरीके से सीखे, ये सारी चीजें। 67 प्रश्न कह रहा है कि छोटे बच्चे के लिए एक पीरियड जो है उसकी उपयुक्त अवधि जो है वो होगी 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट या 70 से 80 मिनट। ऑप्शन एबीसीडी से मैं बात करते हैं उत्तर की। 30 से 35 मिनट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं 68 कि सभी अभिलेख होने चाहिए, सही, वैध, विश्वसनीय या सभी। तो आप क्या कहेंगे, सही भी होने चाहिए, वैध भी होने चाहिए और विश्वसनीय भी जो है वो होने चाहिए। 69 प्रश्न आपका कह रहा है कि जिला समन्वयक जो हैं उनके पद सृजित किए गए हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति जो है उसके अधीनस्थ, दूसरा कह रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, तीसरा कह रहा है जिला अधिकारी जो है उसके अधीनस्थ और चौथा कह रहा है जिला विद्यालय जो निरीक्षक है उसके अधीनस्थ। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बा वाला ऑप्शन सही होगा। जिला समन्वयक जो है उनके पद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ जो है वो क्रिएट किए जाते हैं या सृजित जो है वो किए जाते हैं। यहाँ से हमारे प्रश्न समाप्त हुए 2017 के। 70 प्रश्न से आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं सन 2018 के शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का जो पेपर हुआ था उसमें जो पूछे गए थे वो प्रश्न। तो 70 प्रश्न देखते हैं। शिक्षा प्रबंधन जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? पर्यवेक्षण करना होता है, प्रशासन करना होता है, व्यवस्था करना होता है या नियोजन करना होता है। और ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो नियोजन करना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नियोजन करना क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्लानिंग। आप जब प्लान करते हैं कोई चीज को तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो वर्तमान की परिस्थिति होती है, करंट में क्या सिचुएशन होती है उसको ध्यान में रखते हैं। उसके बाद आपका क्या जो है वो लक्ष्य है, कोई भी आप पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो शिक्षक आपका बनना एक लक्ष्य है, तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप फ्यूचर के लिए एक रूपरेखा तैयार करें और उसके लिए आप आवश्यक जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में चिंतन करें, आयोजन करें, तो वो आपका नियोजन जो है वो कहलाता है। इसी को हम प्लानिंग जो है वो कहते हैं। ये आपका जो प्रबंधन है इसका एक प्रमुख घटक होता है और यही आपसे पूछा गया था, प्रबंधन का प्रमुख कार्य जो है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया था। 71 प्रश्न कह रहा है कि औपचारिक रूप से में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की जो कला ही है वो प्रबंधन है, ये कथन जो है वो किसका है? तो ये प्रश्न देखिए, और आपके जो कथन वाले होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो 2018 में पूछा गया था। बात करते हैं उत्तर की, तो हरोल्ड कीनज जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनका जो है ये कथन है। 72 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी होती है? बताइए आप। प्रधानाध्यापक की होती है, शिक्षक की होती है, बच्चों की होती है या सभी की होती है? अब यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो पूछा गया है। अगर केवल भूमिका पूछा गया होता तो आप सभी को टिक करते हैं। बात को समझिए मेरी, अधिकतर इंसान यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को टिक कर देंगे। पर यहाँ पर वर्ड एक यूज किया गया है महत्वपूर्ण, यानी कि ये सभी तो आपकी भूमिका निभाते ही हैं, पर इन सभी में आपको बताना है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किसका होता है, तो आप कहेंगे प्रधानाध्यापक का होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रधानाध्यापक के नीचे अंडर में शिक्षक वर्क कर रहा है और इन शिक्षक के जो अंडर में है बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, तो सबसे मेन रोल किसका हुआ? प्रधानाध्यापक का हो गया, तो वही जो है वो सही हो जाएगा। 73 प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या ये जो शाला है वो गाँव के बीचों बीच हो, ये ज्यादा जरूरी है, या सड़क के किनारे हो, ये ज्यादा जरूरी है, तालाब के पास हो, ये ज्यादा जरूरी है, या गांव के समीप खुले मैदान में हो, ये ज्यादा जरूरी है? अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सड़क के किनारे हो तो उससे क्या होगा, बच्चे जल्दी पहुंच जाएंगे, बाई रोड से जैसे बच्चे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वाहन चलते हैं तो उसका शोर शराबा होता है, तो उससे दूर होना चाहिए, ऐसा इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आपका ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। गांव के बीचों बीच हो, इसका आपसे कह सकते हैं शिक्षा से या जो प्राथमिक शाला है उसके ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तालाब के पास हो इससे भी इसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है, पर गांव के समीप खुले मैदान में हो ये ज्यादा जरूरी है। तो आपका ऑप्शन द वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 74। मानवीय प्रबंधन जो है उसके घटक जो है वो है विद्यालय भवन है, पुस्तकालय है, फर्नीचर है, शिक्षक बच्चे और समुदाय है। तो आप क्या कहेंगे कि शिक्षक भी है, बच्चे भी हैं और समुदाय भी, तो ये आपका जो है वो सही होगा मानवीय प्रबंधन के घटक में। 75 प्रश्न कह रहा है कि समय सारणी जो है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो है वो क्या होता है? कठोरता होता है क्या गुण? आप कहेंगे कठोरता कोई गुण ही नहीं है, समय अवधि भी नहीं है, लचीलापन, यानी कि आपका ऑप्शन सा वाला सही हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो विषयों का चयन भी आपका नहीं होगा, यही सही हो जाएगा, समय सारणी का सबसे महत्वपूर्ण गुण। अगला प्रश्न देखते हैं 76। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या होता है? क्वेश्चन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका समुदाय से सहयोग प्राप्त करना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है, जैसे आप देखते हैं बहुत से वर्क क्या होते हैं आपके ग्रुप में कराए जाते हैं। रीजन क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को सहयोग करें, ग्रुपिज्म जो है, सामूहिक जो समूह की भावना है वो उनमें आए और कोई भी पर्टिकुलर कार्य को जो है वो मिलकर जो है वो सॉल्व कर सकें, मिलकर करें। तो वही आपका विद्यालय समुदाय के संदर्भ में भी होगा कि परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि समुदाय से सहयोग प्राप्त कर। 77 का जो प्रश्न में आंसर दे रखा है, देखिए वो बा आंसर जो है वो दे रखा है, जो कि आपका गलत है, क्योंकि संचयी अभिलेख
बुक बैंक से संबंधित इसमें पूछा था पंजिका नहीं है, तो आपका संचयी अभिलेख तो आता है। देखिए कौन कौन से डिवीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका जैसे वित्तीय जो आपके लेखा जोखा होते हैं उससे संबंधित रजिस्टर होते हैं, उसमें आपकी अलग अलग पंजिकाएं होती हैं, अलग अलग रजिस्टर होते हैं, जैसे कि रोकड़ बही हो गया, रसीद बुक रजिस्टर हो गया, या चिकित्सा व्यय संबंधी हो गया, और भी बहुत से इस प्रकार से होते हैं, विज्ञान खेलकूद, तो सब इसी में आते हैं, वित्तीय और लेखा संबंधी रजिस्टर में ही। तो दूसरा आपका होता है अध्यापक संबंधी रजिस्टर, जिसमें आपका अध्यापक डायरी हो गया, प्रधानाध्यापक जो है वो पुस्तिका है, ये सारी चीजें आती हैं। इसी प्रकार आपका तीसरा अगर बात करें तो सामान्य रजिस्टर और पुस्तिका होता है, इसमें आपका आदेश कोई सूचना आती है, निरीक्षण होता है, पत्र कोई प्राप्त होता है या पत्र भेजा जाता है, विद्यालय का इतिहास संबंधी रजिस्टर, ये सब इसमें आते हैं। चौथा आपका होता है छात्रावास संबंधी पत्रिका, इसमें आपका प्रवेश पंजिका हो गया या रोकड़ बही हो गया, इस प्रकार की चीजें आती हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से मैं गिनी चुनी आपको बता रहा हूँ। पांचवा इसी प्रकार प्रमुख पंजिकाओं में अलग से अगर बात करें तो आपका चार्ज रिपोर्ट, प्रवेश परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा, बहुत से इस प्रकार से आते हैं। तो इनमें सभी में दान पंजिका आपका जो है वो नहीं आता है। बाकी आपका संचय अभिलेख और भंडार पंजिका, कार्यवाही पंजिका, ये सभी जो है वो आते हैं। भंडार पंजिका आप देखते हैं और कार्यवाही पंजिका भी देखते हैं और संचय अभिलेख भी, तो ये आपके सभी आएंगे। यहाँ पर जो आंसर होगा कौन सा संबंधित नहीं है, तो सा वाला जो है वो सही होगा। 28 प्रश्न कह रहा है कि व्यायाम की आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए या अनुशासन के लिए। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो है वो सबसे ज्यादा व्यायाम की आवश्यकता होती है। पर्टिकुलर कोई विकास नहीं होता है, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। 79 प्रश्न कह रहा है कि यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांट लगाना चाहिए आपको शाला से, यानी कि जो विद्यालय है उसे निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, या उसके जो पेरेंट्स हैं उसको सूचित करना चाहिए। तो आप इनमें से क्या करेंगे बताइए, आप खुद से सोचिए। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, बिल्कुल आप उसे स्वच्छता के लाभ जो है वो बताएंगे। बाकी ये सभी चीजें बुक के अकॉर्डिंग है, आप भी जानते हैं, आप इंटर्नशिप में गए होंगे, तो बच्चों को आप क्या लाभ बताने लग देंगे तो क्या अगले दिन से वो जो है वो स्वच्छ वन कराने लगेंगे? थोड़ा सा समय लगता है, आप बच्चे को मोटिवेट करिए, फिर धीरे 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 उसमें बदलाव आता है, तो एक समय का ये होता है। बाकी यहाँ पर तो आप यही करेंगे कि उसे आप स्वच्छता के लाभ जो है वो बताने चाहिए। 80 प्रश्न कह रहे हैं जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किए गए निरीक्षण हो गए, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा जो विद्यालय हैं उनको प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किसमें किया जाता है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो लॉग बुक में जो है वो किया जाता है। 80 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं, 20 प्रश्न और शेष रह गए हैं, टोटल हम 99 तक प्रश्न जाएंगे। आखिरी हमारा प्रश्न 99 है, 100 तक जो है आपके नहीं है। 81 प्रश्न कह रहा है आपका जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन जो है वो किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। सन 1975 में, सन 1971 में, 1980 में या 1982 में? जहां पर हम प्रश्न देख रहे थे जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आ जो है वो दे रखा है, जो कि आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका वो पूछा जाता है जिला बेसिक शिक्षा अधिनियम के तौर पर या बेसिक शिक्षा परिषद के तौर पर, और हर जगह आपको आंसर में 1972 जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसके बाद ये समिति बनी हो तो आपका 1975 जो है वो हो सकता है। बाकी जो ये प्रश्न पूछा जाता है वो आपसे बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बना या बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, इस टाइप से पूछा जाता है, तो हर जगह आपको 1972 ही जो है वो टिक करना है। मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी, बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा, जब नहीं होगा तब तो आप टिक कर सकते हैं। बाकी ये चीज जो है आपकी यहाँ पर थी। अगला प्रश्न देखते हैं 82। अगला प्रश्न देखते हैं 82, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ जो है वो हुआ तो किस काल से, किस शासन काल से, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अंग्रेजों के शासन काल में जो है आपका सही हो जाएगा विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ। 83 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो है वो है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम? बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पुस्तकालय जो है वो बौद्धिक प्रयोगशाला के रूप में जानी जाती है। 84 प्रश्न कह रहा है संचयी अभिलेख जो पत्र है उसमें लेखा रखा जाता है, किसका लेखा जोखा रखा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो छात्र की प्रगति का जो है वो रखा जाता है। यही देखिए प्रश्न ऊपर आया था, जहाँ पर क्या लिखा था, बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है, तो आपकी संचय अभिलेख वहां पर जो है वो ऑप्शन गलत दिया था, दान पंजिका जो है सही होगा। बाकी छात्र की प्रगति से संबंधित होता है संचयी अभिलेख पत्र में, उसका लेखा जोखा यानी कि छात्र की प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है। 84 प्रश्न आपका हो गया। अब 85 से प्रश्न जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं सन 2019 के। और कोशिश ये किया करिए कि इन प्रश्नों को इस तरीके से देखिए कि मानो आप पेपर दे रहे हो तो आपके इसमें से कितने सही जो है वो निकले।
आपने कितनी पढ़ाई नहीं भी की, उसके बिना भी आप कितने जो है यहाँ पर सही कर ले जाते हैं। प्रश्न देखते हैं 85, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। भौतिक संसाधन की बात की गई है तो आप छात्र छात्राएं आप कहेंगे, शिक्षक कहेंगे, विद्यालय भवन कहेंगे या प्रधानाध्यापक, तो आप कहेंगे तो विद्यालय भवन जो है आपका भौतिक संसाधन में आता है, बाकी सभी तो नहीं आते हैं। 86 प्रश्न कह रहा है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है। ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, अभी शायद पीछे आ चुका है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा मैंने बताया था, पुस्तकालय आपको बताया था, यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 87। प्रश्न आपका है समस्या समाधान का प्रमुख अंग जो है वो क्या है। अनुशासन है, अधिगम है, निर्णयन प्रक्रिया है या शिक्षण प्रक्रिया है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया, तो यही आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 प्रश्न कह रहा है कि मानवीय प्रबंधन जो है उसके घटक जो है वो है फर्नीचर है, पुस्तकालय है, विद्यालय भवन है या शिक्षक छात्र छात्राएं और समुदाय है। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका शिक्षक छात्र छात्राएं और समुदाय ये सभी जो है वो मानवीय प्रबंधन के घटक के अंतर्गत आते हैं। ये सब आपसे वन लाइनर में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको नाम भी साथ में आपको याद रखना है। 89 प्रश्न कह रहा है जो समय सारणी है उसको क्या कहा जाता है। विद्यालय जो है उसकी दूसरी घड़ी कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है, घंटा कहा जाता है या अध्ययन कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन एबीसीडी में से कि विद्यालय की दूसरी घड़ी जो है वो कहा जाता है समय सारणी को। 90 प्रश्न कह रहा है कि जो विद्यालय है उसके अभिलेखों का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या होता है। जो दंड है उसका साक्ष्य जो है वो रखना, या जो आवश्यक जो सूचनाएं हैं उसका रख रखाव करना, या अनियमितताएं जो है उसकी जानकारी या निरीक्षण में सहयोग। जो विद्यालय के जो अभिलेख होते हैं, विभिन्न प्रकार के रजिस्टर देखते हैं, विभिन्न प्रकार का डाटा आप देखते हैं, उसका मेन उद्देश्य होता है आवश्यक जो सूचनाएं हैं उनका रख रखाव करना, तो ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा। 91 प्रश्न पर पहुंच गए हैं। 9 प्रश्न 1964 66, ये समय ध्यान रखिएगा 1964 जो है आपका कोठारी कमीशन से संबंधित है। राष्ट्र निर्माता की संज्ञा जो है वो किसे दिया है। प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको, इंजीनियरों को, अध्यापकों को या शिक्षा अधिकारियों को, तो बात करते हैं उत्तर की, तो अध्यापकों का रोल बताया था, तो यही आपका सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 92, शैक्षिक जो पर्यवेक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए समझिए और बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की, तो आपका शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना मेन उद्देश्य जो है वो होता है। 93 प्रश्न आपका है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ जो है वो स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको एकदम याद रखिएगा। मैंने पिछली बार 2017 बैच के लिए जब ये प्रश्न यानी कि जो फास्ट डिवीजन कराया था तो वहां पर ये बताया भी था, अगर आप चाहें तो फास्ट डिवीजन वाला देख सकते हैं वीडियो। तो चार ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, आगरा या प्रयागराज, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो राज्य शिक्षा संस्थान आपका प्रयागराज में जो है वो स्थित है। 94 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक जो है वो कौन नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, जो दंड है उसकी अधिकता या शिक्षक अभिभावक सहयोग, तो आप क्या कहेंगे दंड जो है वो कहीं किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है, तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 प्रश्न भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको एकदम रट के रखना है। प्रश्न आपका क्या है, राज्य हिंदी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। और ये भी प्रश्न जो मैंने 2017 बैच के लिए कराया था फास्ट रिवीजन, वहां पर ये प्रश्न आपका आया था और मैंने कराया भी था फास्ट रिवीजन में और यही पूछा भी गया था। तो प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर में से बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बा आपका वाराणसी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। राज्य हिंदी संस्थान तो वाराणसी में जो है वो स्थित है। और आपका लखनऊ में भी एक हिंदी संस्थान है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, वो अगर पूछा जाए तो वो जो है आपका लखनऊ में जो है वो स्थित है। तो यही दोनों में डिफरेंस भी जो है आपका है, ये वाला जो है आपका वाराणसी में जो है वो स्थित है। 96 प्रश्न है विद्यालय जो प्रबंधन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी होती है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो प्रधानाध्यापक की जो है वो होती है। मैंने ये प्रश्न ऊपर कराया भी था अगर आपको सही से याद होगा। 97 प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो क्या होता है। चार ऑप्शन है, बताना है दंड, पुरस्कार, प्रशासन या अनुशासन, तो आप क्या कहेंगे प्रशासन। आपका सब्जेक्ट का नाम है, उसी को ही आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का नाम क्या है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन है, और यही से मैंने अभी आपको बताया भी था। तो महत्वपूर्ण पक्ष जो है आपका होता है। 98 प्रश्न कह रहा है कौन सी पाठ्य जो सहगामी क्रिया है वो तर्क शक्ति का विकास जो है वो करती है। अभिनय, खेल कूद, निबंध लेखन या वाद विवाद, चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो तर्क जो शक्ति है, सोचने समझने की आप कह सकते हैं क्षमता है, वो वाद विवाद में ज्यादा आप देखते हैं, इसी का ही इसमें ही जो है आप कह सकते हैं विकास जो है वो होता है। वाद विवाद में क्या होता है, बच्चे कोई पर्टिकुलर टॉपिक देते हैं तो उस पर सोचते हैं कि अपने अपने विचार रखते हैं, तो इसमें ही जो तर्क शक्ति वो ज्यादा आती है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न क्या है। भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं, जागरूकता लिखा है यहाँ पर, जागरूकता होता है।
कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से या अधिक सुविधाओं से? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन बा कुप्रबंधन से, यानी जो प्रबंधन है उसका सही तरीके से जो है आपने क्रियान्वयन नहीं किया है, तो उसी के आगे कु लग जाता है, तो कुप्रबंधन से ये भगदड़ जैसी जो आपदाएं होती हैं वो जो है वो होती हैं। ये प्रश्न आ सकते थे, सभी टाइप के हमने देख लिए। अब हम पूरे कोर्स के लघु और अति लघु दोनों को एक साथ मिक्स करके जो जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो रिपीट होती हैं, उनको जो है वो देखेंगे। शुरू करते हैं और एकदम फास्ट हम चलेंगे ताकि कम समय में आप ज्यादा चीजें रिवाइज कर सकें, क्योंकि यहाँ पर जो पेजेस हैं काफी ज्यादा हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, विद्यालय प्रबंधन में किसकी किसकी भूमिका होती है? कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो आप क्या कहेंगे? एक संगठन में कार्यरत जो व्यक्ति हैं उनके प्रयासों से निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन, निर्देशन और समन्वयन करने को प्रबंधन कहते हैं। डेफिनेशन तो प्रबंधन की हर हाल में आपको रटी होनी चाहिए। बाद में ये भी लिखा है प्रबंधन से आशय, तो वो आप समझ के लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं एक सफल और प्रभावशाली जो विद्यालय प्रबंधन है उसमें विशेषताएं क्या होनी चाहिए? तो विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, राष्ट्र की सामाजिक राजनीतिक दार्शनिक नीतियों और मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए, विद्यालय प्रबंधन में सक्षमता होनी चाहिए, और साथ ही साथ शिक्षा के अपेक्षित जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हेतु समन्वित प्रयास भी उसके अंतर्गत होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्यालय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं? 2018 में आया था, तो आप कहेंगे शिक्षा विधि द्वारा बनाए गए जो लक्ष्य हैं उनकी निष्ठा पूर्वक पूर्ति उससे होती है, मिलजुल कर रहने की कला सिखाना इसमें आता है, विद्यालय संबंधी जो गतिविधियां हैं, कार्यों का संचालन है, संयोजन है, वो इसमें आता है, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना, जटिल कार्यों की सुलभता, ये सब आता है, विद्यालय को सामुदायिक केंद्र के रूप में भी बनाना उद्देश्य में आता है, और साथ ही साथ शिक्षा संबंधी प्रयोग तथा अनुसंधान के लिए समुचित व्यवस्था करना भी इसमें आता है। देखिए आपको क्या करना है, विद्यालय वर्ड को पकड़ना है, और संगठन क्या होता है? लोगों का इकट्ठा करना। तो उसके क्या क्या विद्यालय के संदर्भ में आप सोच सकते हैं उद्देश्य हो सकते हैं, वही आपको जोड़कर याद रखने हैं। फिर विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित कौन कौन से कार्य होते हैं? तो ये कार्य आपको रटे होने चाहिए। विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण, अध्यापक वर्ग के कार्य में समन्वय, विद्यार्थियों का वर्गीकरण और समूहीकरण, ये सब होता है ना विद्यालय में, अलग अलग सेक्शन बांटे जाते हैं, वो सारी चीजें, पाठ्यक्रम सहगामी का जो कार्यक्रम है उनका क्रमिक संगठन, पाठ्यक्रम नियोजन और कार्य विभाजन, विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे कि भवन उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, इन सब का प्रबंध किया जाता है। कार्यक्रम जो होते हैं उनका, विद्यालय का बजट तैयार करना, कार्यक्रम में जो पैसा है वो लगाना, विद्यालय नीतियां बनाना, सहयोग आदान प्रदान करना विभागीय जो अधिकारी उनसे, तो ये सब लिख सकते हैं आप। फिर बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व। तो आप कहेंगे कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विद्यालय के लिए जो उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधन है उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जाना चाहिए, और अन्य आवश्यक जो संसाधन है उनकी भी व्यवस्था करने का सफल प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय प्रबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार की नई नई योजनाओं का निर्माण किया जाता है। आप देखते भी हैं विद्यालय के जो समस्त कर्मचारी उनके उत्तरदायित्व का बंटवारा बड़ी कुशलता और सूझबूझ के साथ किया जाता है, जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसी प्रकार विद्यालय प्रबंधन का महत्व ये भी होता है कि विद्यालय का सफल संचालन करना हो। इसी प्रकार सर्वांगीण विकास आप कह सकते हैं, इसी प्रकार अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना आप कह सकते हैं। तो ये जो की पॉइंट होते हैं ना पूरे सेंटेंस में, पूरा नहीं आपको रटना है, केवल की पॉइंट पर ध्यान देना है, ये चीजें हो जाएंगी। फिर अगला है प्रश्न आपका, संस्थागत नियोजन और प्रबंधन से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व, या नियोजन और प्रबंधन एक दूसरे के पूरक हैं? तो आप सबसे पहले संस्थागत की जो है डेफिनेशन के तौर पर लिखेंगे संस्थागत में कि संगठन या संस्था से संबंधित या संस्था के बारे में। लिखा है ना, संस्थागत नियोजन और प्रबंधन तीन शब्दों से मिलकर बना है, तो संस्थागत में ये हो जाएगा। नियोजन क्या होता है? योजना बनाना या योजनाबद्ध ढंग से, और प्रबंधन क्या होता है? जो संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग करके या करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन और लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, संस्था के स्तर पर हो, फिर उसके संदर्भ में योजना बनाएंगे, फिर कैसे वो लागू हो, तो इस प्रकार से संस्थागत नियोजन प्रबंधन आपका हो जाएगा। फिर नीचे आप परिभाषा भी लिख सकते हैं नियोजन और प्रबंधन की, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें जो सबसे इजी लग रही है वो एक लाइन की जेम्स लुंडे इनकी है कि प्रबंधन मुख्य रूप से किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो प्रयास हैं उनको नियोजित, संगठित, समन्वयित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने की एक कला है। तो जो भी आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो एक याद रख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको फर्स्ट डिवीजन में कहा था कि सभी टॉपिक की एक डेफिनेशन आपको अवश्य याद होनी चाहिए। संस्थागत नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता और महत्व आप लिख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि संस्था विद्यालय के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है, वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है, संस्था के जो कार्य है उसमें सुधार और गुणवत्ता में वृद्धि होती है, समय, धन और श्रम की बचत होती है। इसी प्रकार सामंजस्य स्थापित करने में सहायक, बेहतर सदुपयोग इससे होता है जो उपलब्ध संसाधन है। तो ये बेसिक पॉइंट है। अगला है शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, 2019 में आया था। तो आप कहेंगे
जिसके अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित व्यक्ति जो है वो सुव्यवस्थित रूप में उपलब्ध जो संसाधन है उनका अधिकतम प्रयोग करते हुए सहयोग पूर्वक कार्य करता है। यद्यपि शिक्षा प्रशासन सामान्य प्रशासन या लोक प्रशासन का एक अंग है, परंतु शिक्षा प्रशासन अन्य प्रशासन से थोड़ा भिन्न है, चूंकि इसका उद्देश्य मान्य जो मूल्य उनको प्राप्त करना होता है और मानवीय कुशलता का अधिक से अधिक विकास इसके द्वारा किया जाता है। तो मेन है आपको इसी के बारे में बताना था शैक्षिक प्रबंधन के। फिर प्रबंधन की प्रकृति कैसे होती है, तो आप कहेंगे प्रकृति बदलती रहती है। पहले प्रबंधन तथा स्वामित्व का अर्थ में प्रयोग करते हैं, आज तकनीकी हम रोल में इसका देखते हैं, जैसे कि प्रबंधन कला विज्ञान है और एक अध्ययन का क्षेत्र भी है, विकास का साधन है। वही सभी पॉइंट आप देख रहे हैं। मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक के बारे में पूछा गया उसमें क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं कि प्रबंधन एक व्यवसाय या पेशा है, इसकी भी अपनी आचार संहिता है, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक है, व्यक्तियों के संगठित समूह में कार्य कराने का एक तंत्र है, ये सारी। फिर अगला है, एक अच्छे विद्यालय भवन में विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए। आप क्या देखते हैं अपने आप को तुरंत, जैसे इस टाइप का प्रश्न है तुरंत विद्यालय में रखिए कि मैं इस समय विद्यालय में हूँ, फिर मैं क्या देखता हूँ। सबसे पहले तो एक बढ़िया जगह पर हो, पर्याप्त स्थान का उपलब्ध होना, वहाँ पर स्थान भी उतना उपलब्ध हो जितना विद्यालय में चाहिए। विद्यालय भवन की परियोजना में गतिशीलता हो, विद्यालय भवन का आकर्षक प्रारूप हो, भवन का सुविधाओं से युक्त हो, इसी प्रकार विद्यालय का सहयोगात्मक वातावरण हो, इसी प्रकार पूर्ण योजना और पैटर्न तैयार कर लेना चाहिए कहाँ पर क्या निर्माण करना है, ये सारी चीजें। फिर विद्यालय भवन को आकर्षक बनाने में समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे स्कूल का स्थल सड़क के पास होना चाहिए, क्योंकि यथासंभव सड़क से हटकर भी होना चाहिए। थोड़ा सा ये तो रायबन की डेफिनेशन है। फिर है विद्यालय ऐसे स्थान पर स्थित हो जहां पर आवागमन की सुविधाएं हो, ऐसा ना हो पहाड़ पर आप जो है वो बना दे विद्यालय, बच्चे वहां तक पहुंच ही ना पाए। फिर विद्यालय प्राकृतिक वातावरण में स्थापित, ये जो पॉइंट लिखे हैं ये इसके लिखे हैं स्कूल का निर्माण करते समय रखी जाने वाली सावधानियां की ये ध्यान रखना चाहिए। और इसी सभी पॉइंट को आप इसमें भी लिख सकते हैं कि क्या क्या सावधानियां बदलनी चाहिए, और इसी को इसमें भी लिख सकते हैं कि समुदाय की भूमिका क्या है। तो समुदाय की भूमिका यही है कि इन सब चीजों का ध्यान रखें। मतलब एक ही प्रश्न 3 तरीके से आएगा, आंसर आपका वही सेम रहेगा, बस लिखने का थोड़ा तरीका आप बदल लेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। कि विद्यालय बहुत ढलान पर ना हो, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन आदि के समीप स्थापित नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि शोर शराबा होता है। इसी प्रकार अस्पताल, डाकघर डाकघर ये सभी सुविधाएं हो, आसपास का क्षेत्र साफ हो, मिट्टी ऐसी हो पानी से विधा से सोख ले, ऐसा ना हो हर समय कीचड़ बना रहे। मुतालियर शिक्षा आयोग की बात करें, उसने भी इसके बारे में कहा है कि खुली हवा की शिक्षा पद्धति के लिए विद्यार्थियों के छोटे छोटे वर्ग होने चाहिए और संतोषजनक जो शिक्षण है उसके लिए काफी छायादार जगह की भी आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं शाला स्वच्छता से आपका क्या अभिप्राय है। तो आप कहेंगे शाला स्वच्छता मतलब विद्यालय की स्वच्छता। विद्यालय स्वच्छता में आप छात्रों का सहयोग किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो आप छात्रों को जागरूक कर देंगे, अच्छी आदत का विकास कर देंगे, हाथ स्वच्छता से होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे, विभिन्न बीमारी जो उनकी जानकारी देंगे, तो इससे बच्चे जागरूक होंगे और शाला स्वच्छता की ओर अग्रसर होंगे। फिर विद्यालय में छात्रावास यानी हॉस्टल का काम क्या होता है, तो अब बच्चे निवास उनका आसपास नहीं है तो रुक सकते हैं, प्रतिदिन दूर से घर, मतलब आप अपने आप को रख के देखिए, जैसे आप डीएलएड दूर से कर रहे हैं तो आप किन किन वजहों से आपका जो हॉस्टल है वो आवश्यक है, वही सब आप इसमें पॉइंट वाइज लिख देंगे। बालक छात्रावास के नियमों का पालन करके अनुशासन सीख जाते हैं। इसी प्रकार छात्रावास उन बच्चों के लिए वरदान होता है जिनके माता पिता का स्थानांतर जल्दी नहीं होता है, मतलब ट्रांसफर नहीं होता है। सभी छात्र परस्पर मिलकर रहते हैं, उनमें संगठन की भावना आती है, आत्मनिर्भरता आती है, क्योंकि स्वयं रहकर जाके आपने भी डीएलएड अगर कहीं दूर रह के किया होगा तो ये चीज आप भी देखते हैं कि आप में आत्मनिर्भरता आ जाती है। फिर अगला है विद्यालय का फर्नीचर बनवाते समय किन किन बातों को ध्यान रखें। शारीरिक अभिवृद्धि को ध्यान रखते हुए कुर्सी और डेस्क की व्यवस्था की जाती है, क्यों, उसमें पॉइंट है कि फर्नीचर बनाते समय इस बात पर ध्यान दें कि वो किस कक्षा के छात्रों के लिए बनाया गया है, उसी के अनुसार वो फर्नीचर हो। और फर्नीचर की विषय विशेष की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखा जाए, ऊंचाई ज़्यादा ना हो कि पैर हवा में ना हिलते रहें। इसी प्रकार छात्रों के समक्ष भी इतना स्थान अवश्य रहना चाहिए कि वो अपने पैरों को आवश्यकता पड़ने पर सुविधा के साथ फैला सकें। तो वो जो बेसिक चीज़ें आपने स्वयं अनुभव की हैं वो आपको इसमें लिखनी है। कुर्सी का अगला किनारा गोलाई युक्त हो जिससे रक्तवाहिनियों पर कुप्रभाव ना पड़े। कुर्सी का पिछला हिस्सा ऐसा हो कि छात्र की कमर को थकने में सहारा मिले। डेस्क की ऊंचाई कुर्सी की ओर से इतनी अवश्य होनी चाहिए कि वो छात्रों की नाभि को छुए। इसी प्रकार डेस्क की चौड़ाई लगभग 18 इंच हो, डेस्क के ऊपरी सतह का ढाल आगे की ओर 15 डिग्री पर हो। इस टाइप से आप बेसिक पॉइंट लिख सकते हैं। फिर है आपका विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। तो आप कहेंगे प्रयोगशाला वो स्थान है जहां पर सैद्धांतिक ज्ञान की प्रामाणिकता को प्रयोग की कसौटी पर रखते हैं। देखिए कोई भी चीज आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल ज्यादा प्रभावी होता है। तो जैसे कोई आपने चीज पढ़ा दी, अब उसी छात्र उससे संबंधित कोई छात्र में तर्क हुआ या जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो उसकी संतुष्टि कहाँ से होगी, वो तो प्रयोगशाला में जब उस चीज को स्वयं प्रयोग करके देखेगा तो होगी। उससे रचनात्मक शक्ति का विकास होगा, बालक और नए नए तरीके से सोचेगा, नई चीजों की खोज करेगा, वो सब। फिर विद्यालय में शौचालय की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आप कहेंगे कि विद्यालय में पर्याप्त शौचालय होने चाहिए और हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए। मूत्रालय में टाइल्स लगे होने चाहिए, धुलाई आवश्यक रूप से हो। इसी प्रकार
थोड़ा सा इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बीमारियां फैलती हैं जैसे कि हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस, इन सब के फैलने की आशंका बनी रहती है, वो सब आप लिखेंगे। फिर है आपका मानवीय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो मानवीय प्रबंधन के उद्देश्य में लिखेंगे कि इसके प्रबंधन से विद्यालय समाज की जो आकांक्षा की पूर्ति करने में सक्षम होता है, क्योंकि समाज में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके प्रबंधन से प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार कार्य मिलता है, जिससे कि वो पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है। मतलब मानवीय जो संसाधन उनके प्रबंध में यही सब आप उद्देश्य बताते ही हैं कि मानवीय संसाधन का उद्देश्य होता है विद्यालय से संबंध मानवीय समुदाय का अधिकतम सहयोग प्राप्त करना, जिससे कि विद्यालय का चहुमुखी विकास संभव हो सके। इसी प्रकार आगे भी पॉइंट होते हैं, ये सब अपने आप से स्वयं आप बनाकर लिख सकते हैं। अगला है विद्यालय के मुख्य मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं। तो विद्यालय से संबंध रखने वाले जो मुख्य मानवीय संसाधन है वो आपका है शिक्षक, बालक और समुदाय। जितनी चीजें रटने वाली हैं ये आपको अवश्य रटी होनी चाहिए, क्योंकि यह स्वयं से आप नहीं लिख सकते। फिर बात करते हैं मानवीय संसाधन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो आप क्या कहेंगे कि जिसमें शिक्षक या विद्यालय संगठनवाद संरचना जिसमें शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, और इन सभी के प्रयासों से ही तो विद्यालय की गतिविधियां संचालित होती हैं। तो मानवीय संसाधन में शिक्षक की इसी प्रकार भी आप भूमिका निभाएंगे कि जहां जितना योगदान छात्र का है उतना ही प्रधानाचार्य का है, उतना ही शिक्षक का है। तो योजना बनाने में जितना ध्यान देंगे उतनी सफल होगी। बेसिक चीजें हैं। फिर अध्यापक के क्या उत्तरदायित्व होते हैं। तो छात्रों को सबसे पहले तो पढ़ाता है, उनके चरित्र का विकास करता है, सुचारू रूप से व्यवस्था करता है। अब मेरे ऊपर मैं अगर रख के देखूं तो मैं आपके लिए अलग अलग टाइमिंग सेट करता हूं, आपका चरित्र अच्छा रहे, विद्यार्थी के अंदर उचित जो मूल्य हैं वो विकसित हो, मेरा जो उद्देश्य होगा। मतलब आप अपने आप को शिक्षक रख के देखेंगे तो छात्र में आप क्या क्या गुण उठाना चाहेंगे, उसको इंक्रीज करना चाहेंगे, वही सब आप यहाँ लिख देंगे कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन करेंगे, छात्र की समस्याओं का समाधान करेंगे, कुशल नागरिक उसको बनाएंगे, छात्रों में सामाजिक कुशलता उत्पन्न करेंगे, नेतृत्व का प्रशिक्षण देंगे, व्यवसायिक रुचि उत्पन्न करेंगे, ये सारी चीजें। फिर विद्यालय प्रबंधन में बच्चों की क्या भूमिका होती है। तो बच्चों की भी तो भूमिका होती है, कक्षा में शिक्षक की मदद करते हैं, और भी बहुत से कार्य होते हैं, जरूरी नहीं है पढ़ाई में ही आप मदद से बच्चे करेंगे। जैसे कि ब्लैक बोर्ड वगैरह होते हैं उसमें रफ कर लिखा होता है तो रफ कर देते हैं, ताकि जो टीचर उसकी हेल्प हो जाए, उसको आना है तो डायरेक्ट पढ़ाना हो। इस प्रकार की और भी हेल्प है। विद्यालय वातावरण में सुधार लाना, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों की सहायता करना। बच्चे भी तो बच्चों की सहायता करते हैं, ऐसा भी तो आपने देखा है। इसी प्रकार लिखा है कि निम्नलिखित तरीके से बच्चे कक्षा में शिक्षक को सहयोग प्रदान कर कक्षा में व्यवस्था में अपना सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछना है किसी बच्चे को, पर दूसरे बच्चे ने हेल्प कर दी तो कहीं ना कहीं वो आपकी भी तो हेल्प हुई, टीचर की भी तो हेल्प हुई, टीचर को नहीं बताना पड़ा। इसी प्रकार कक्षा जो है उसकी बैठक व्यवस्था, उसकी साफ सफाई, साज सज्जा में शिक्षक बच्चों का सक्रिय योगदान ले सकते हैं। बड़े बच्चे स्वयं ही सीखने सिखाने की गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं, छोटे बच्चों का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। बेसिक चीजें। फिर है आपका विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना को स्पष्ट करते हुए इसके कार्य। तो आप क्या कहेंगे, धारा 21 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, और किस अधिनियम में, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 में। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 11 सदस्य बालकों के माता पिता अथवा संरक्षक होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। परंतु समिति के 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। फिर बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के अवशेष जो 4 सदस्य होते हैं उनमें कौन व्यक्ति होते हैं। तो स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्यों में एक सदस्य जिसका निश्चय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। फिर एक सदस्य सहायक नर्स अथवा मिडवाइफ में से लिया जाएगा, जो कि विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। तीसरा आपका जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट एक लेखपाल होगा, और चौथा आपका एक सदस्य विद्यालय का प्रधानाध्यापक होगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल पूछा जा सकता है दोबारा। अगला है विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य क्या होते हैं। तो कार्यप्रणाली का अनुश्रवण करना, विकास योजना निर्माण करना, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त जो अनुदान है उसका सदुपयोग करना, आसपास के जो सभी बालक हैं उनका नामांकन, उनकी निरंतर उपस्थिति सुनिश्चित करना। इसी प्रकार के पॉइंट है। मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना, उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना। तो ये सब आप पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। फिर आपका मात्र शिक्षक संघ के उद्देश्य। तो आप क्या कहेंगे, माता बालक की वर्तन गुरु होती है, इसके माध्यम से बालक बालिकाओं का प्रारंभिक संस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। मात्र शिक्षक संघ के द्वारा माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे छात्र के मार्ग में आने वाली जो कठिनाइयां हैं उसको दूर कर सकें। इसी प्रकार महिलाओं को उनकी शक्ति, अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराना, जिससे कि वे अधिकारों का प्रयोग और दायित्व का पालन कर सकें। इसी प्रकार बालकों के समान बालिकाओं को भी शिक्षा ग्रहण की विशेषताओं का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि संघ की जो सदस्य महिलाएं उनके द्वारा अन्य महिलाओं को भी तो बालिका शिक्षा के बारे में बताया जाता है। तो बेसिक चीजें हैं महिलाओं के संदर्भ में, वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि पुरुषों के समान संघ बनाने और विद्यालय संबंधित संघ में भाग ले सकें। अगला है अभिभावक शिक्षक संघ शिक्षा के विकास में किस प्रकार सहायक हैं। तो आप क्या कहेंगे, जैसे ऊपर आपने महिला शिक्षा संघ में देखा, सेम वही पॉइंट है, बस यहाँ पर आप अभिभावक शिक्षक संघ को जोड़ देंगे कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में समस्या का हल केवल सरकारी जो प्रयत्न है उनसे संभव नहीं हो पाता। इन समस्याओं का हंडोलना तब संभव है जब तक समाज के सभी अभिग्रहण सहयोग न करें, और शिक्षा की गुणवत्ता में अभिभावक और अध्यापकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्हीं को लेकर आप लिख देंगे। फिर आपका महिला प्रेरक दल के कार्य। तो ये कार्य क्या होते हैं, गांव और शहर के जो पिछड़े क्षेत्र की महिलाएं होती हैं उनको शिक्षा के महत्व को समझाया जाता है। इनमें आप 2-4 ही पॉइंट ध्यान रखिए, जैसे कि महिला प्रेरक दल के माध्यम से स्त्री पुरुष के लिए जो भेद है उसको समाप्त किया जाता है। मेन किसमें ध्यान दिया जा रहा है, क्षेत्र की जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा को लेकर बात की गई है। इसी को पॉइंट बनाकर आप 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं। महिला प्रेरक दल मानवीय मूल्यों की वृद्धि,
मैंने आपको क्या कहा था, की पॉइंट ध्यान रखना है, मानवीय मूल्यों की वृद्धि है, सहयोग की भावना है, जो आपको वहां लिखना होगा। फिर आपका विद्यालय और समुदाय के जो संबंध है उसको स्पष्ट कीजिए। 2019-16 दो टाइप से अलग अलग प्रश्न पूछा गया है, तो आप क्या कहेंगे, विद्यालय, अभिभावक और समुदाय तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों ही सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, शिक्षा उसे समुदाय का कुशल सदस्य बनाती है और सतत शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी अधिकतम विकास करते हुए समाज की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आवश्यकताओं को समझता है, उनकी पूर्ति करता है। इसी प्रकार अभिभावक तो मैंने बता ही दिया, अभिभावक दिवस का आयोजन भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका ग्राम, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इसको देख लीजिए कि अभिभावक, समुदाय और विद्यालय सभी एक दूसरे से अभिन्न रूप से संबंध है, सभी एक दूसरे के पूरक और पालक हैं। अब देखिए ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं, इनके कार्यों का स्पष्ट कीजिए। तो स्थायी नियम सन 1972 का सन 1975 में संशोधन किया गया, इसके लिए प्रत्येक ग्राम शिक्षा समिति बनाई गई है। और ग्राम शिक्षा समिति की बात करें तो इस समिति इस प्रकार है, ग्राम सभा का प्रधान इसका अध्यक्ष होता है, बेसिक विद्यालय के जो छात्र हैं उनके 3 संरक्षक या अभिभावक जिनमें से एक महिला होती है और या उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो ऊपर पूछा गया था ये विद्यालय प्रबंधन समिति पूछा गया था, तो इसमें और नीचे वाले में कंफ्यूज ना होइएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति पूछा जाए तो 15 सदस्य हैं, और ग्राम शिक्षा समिति पूछी जाए तो इस प्रकार से लिखना है कि ग्राम सभा का प्रधान इसका अध्यक्ष होता है, बेसिक विद्यालय के जो छात्र हैं उनके 3 संरक्षक या अभिभावक जिनमें से एक महिला होती है, ये उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और बेसिक विद्यालयों का जो प्रधान अध्यापक होता है वो एक से अधिक विद्यालय होने पर वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक इस समिति का सचिव जो है वो सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति का कार्य क्या है, तो इसमें से कुछ 4-5 आप याद रख सकते हैं कि बेसिक स्कूलों की स्थापना, प्रशासन, नियंत्रण, प्रबंधन और बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं बनाना, उनके जो भवन है, उपस्कर हैं, उसके सुधार के लिए जिला पंचायत समिति को सुझाव देना। इसी प्रकार भवन निर्माण, रख रखाव, मरम्मत, इन सब में सहयोग करना, शिक्षा मित्रों, आचार्यों, अनुदेशक, इनके लिए उपयुक्त जो पात्र अभ्यर्थी उनका चयन करना। इसी प्रकार ग्राम शिक्षा समिति की जो बैठक है उसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों का ज्ञान प्रतिशत नामांकन निर्धारित करना। तो इसमें लगभग 4 से 5 पॉइंट आप रट के रखिएगा ताकि ये प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। फिर बात करते हैं बजट का अर्थ बताइए, तो आप क्या कहेंगे, बजट का संबंध कार्मिक क्षेत्र से होता है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा जो है उसके बुर्जेट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है चमड़े की थैली। बजट का अर्थ पहले थैली से लगाया जाता था किंतु धीरे धीरे इसका जो प्रयोग है वो थैली में रखे गए आय व्यय पत्रकों के लिए होने लगा है। बस ये मेन ध्यान रखिए ये किस उत्पत्ति हुई है, बाकी तो बजट आप जानते ही हैं कि होता क्या है। फिर आपसे पूछा जा सकता है स्कूल का बजट बनाते समय जो बातें ध्यान रखनी है, तो ये है धनराशि का सही विभाजन हो। मैं लगभग 4 से 5 पॉइंट बोल रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो धनराशि उसका सही विभाजन हो, कहाँ का कार्य में लगाना है। फिर जो बजट बनाया उसका समय पर निरीक्षण हो, उसके साथ साथ जो शिक्षा का केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण है, इनका भी ध्यान रखा जाए। प्रशासनिक क्रियाओं, योजनाओं तथा विभिन्न प्रकार के जो प्रकरण है उनको स्थायी और अस्थायी, निश्चित अथवा अनिश्चित रूप प्रदान किया जाना चाहिए, इनका ध्यान रखें। तो ये आप पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। फिर बात करते हैं वित्तीय प्रबंधन के साधन कौन कौन से होते हैं, तो विद्यालय अनुदान, हेडिंग याद रखनी है आपकी, फिर आपका टीएलएम ग्रांट, फिर समुदाय से प्राप्त धन, फिर विद्यालय की भू संपत्ति से अर्जित धन, फिर ग्राम पंचायत निधि तथा जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अनुदान। ये 5 आपके पॉइंट हैं, किसके हैं, ये आपके वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। फिर आप कहेंगे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार से सहायक है, तो शिक्षक और जो कर्मचारी हैं उनकी योग्यता, अनुभव, क्षमता के आधार पर नियुक्त कर सकते हैं। आय व्यय से संबंधित एक निर्धारित अवधि के लिए वित्तीय योजना तैयार कर सकते हैं। तो ये 2016 में देखिए पूछा गया था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लिखना आपको यहाँ पर देखिए थ्योरी अधिकतर अपने आप से ही है, तो चीजों को समझ लीजिए और लिखना आपको अपनी लैंग्वेज में है। विद्यालय की कार्य क्षमता निर्धारित कर सकता है और शिक्षकों और कर्मचारियों की संख्या निर्धारित कर सकता है, ये सभी चीजें। फिर अगला पॉइंट है या प्रश्न है कक्षा कक्ष प्रबंधन के उद्देश्य, तो केवल इतना समझिए, शिक्षक के लिए कक्षा कक्ष प्रबंधन की जो प्रक्रिया उसका ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक और जो शिक्षार्थी है उसकी अहम भूमिका होती है, कैसे वो सारी चीजें मैनेज करे और इससे क्या उद्देश्य होते हैं। वातावरण का निर्माण होगा, सरल और प्रभावशाली शिक्षण होगा, चौमुखी विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा, वही सारी चीजें। फिर आपका है अगला प्रश्न शिक्षण अधिगम सामग्री, तो पहले नॉर्मल पढ़ाया जाता था, अब विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री यूज की जाती है, क्यों, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें, छात्रों में रुचि उत्पन्न हो, ध्यान आकर्षित हो और उनका जो शिक्षण है, अधिगम है, वो प्रभावी हो, स्थायी हो, वही सारी चीजें। अगला है अनुशासनहीनता के निवारण हेतु अपने विचार, तो अनुशासन बनाए रखें उसके लिए क्या क्या आप कर सकते हैं, छात्र में प्रेम सहानुभूति बना रहे, नेतृत्व की सफल क्षमता उनमें होनी चाहिए ताकि लड़े नहीं, ये सारी चीजें बेसिक हैं। फिर आपका है शिक्षण कार्य में जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनसे क्या अभिप्राय होता है, तो आप कहेंगे आजकल शैक्षिक गतिविधियां सभी विद्यालयों में अपनाई जा रही हैं, जैसे वाद विवाद, नाटक, पिकनिक और शैक्षिक भ्रमण, अभिरुचि प्रदर्शन, छात्र परिषद, खेलकूद संबंधी क्रियाएं हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, ये सभी। और प्रश्न ये भी लिखा ना कि सो धारण स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पर इस टाइप से लिख भी सकते हैं, राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस पे अलग अलग आयोजन होते हैं, गांधी जयंती, वाद विवाद, भाषण। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के उद्देश्य, ये तो मैंने ऊपर ही बताया कि बच्चों की गुणवत्ता का विकास हो, उनका अधिगम प्रभावी हो, बच्चे इंटरेस्ट लें, शिक्षण सामग्री और ज्यादा यूज होगी तो बच्चे जाहिर सी बात इंटरेस्ट लेंगे।
तो वो सब क्या थे, उद्देश्य थे। पर यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड जोड़ दिया गया, प्रबंधन। तो प्रबंधन का मतलब क्या है, कैसे वो जो आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री उसकी व्यवस्था की जाए। तो ये पॉइंट यहाँ पर समझिए, ये वाला पांचवा, कि प्रबंधन में जो प्राप्त अनुदान धनराशि है उसके सदुपयोग पर विचार किया जाए। प्रबंधन तो हम तभी करते हैं, जैसे आपके यहाँ किसी की शादी है, आपके घर में किसी की, तो आपके पास जैसे 1 लाख रुपए है, तो आपको क्या करना है, उसी 1 लाख रुपए में पूरी शादी निपटानी है, एक एज्यूम करके मैं बता रहा हूँ। तो वो आप किस प्रकार से प्रबंधन करेंगे उन चीजों का, वही यहाँ पर भी है कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो है फ्री तो आती नहीं है, पैसा लगता है, तो उस पैसे का कैसे प्रबंधन करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि कम से कम धन से अधिक शिक्षण सामग्री खरीदी जा सके, जो शिक्षण सामग्री खरीदी जा रही है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज हो। तो वो आप इन सब में लिखेंगे कि जो अधिगम है उसको स्थायित्व बनाए, और शिक्षण अधिगम सामग्री ऐसी खरीदें जो बच्चों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालें। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा कक्ष प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से तथ्यों का प्रबंधन आवश्यक होता है। तो आप कहेंगे वातावरण का ध्यान रखें, उचित, देखिए वर्डिंग को समझिए, कभी भी प्रश्न आप नहीं गलत करेंगे। कक्षा कक्ष की बात की जा रही है, एक क्लास की बात की जा रही है, प्रबंधन की बात की जा रही है, मतलब कक्षा कक्ष से संबंधित कौन कौन से आप प्रबंधन तैयारियां या एडजस्टमेंट करेंगे, उनमें कौन कौन से तथ्यों का प्रबंधन आवश्यक होता है। आप देखिए कक्षा कक्ष में सबसे पहले तो आप यही देखते हैं वातावरण कैसा है, अच्छा सही आकार है कि नहीं, ऐसा तो नहीं बहुत छोटा है, बच्चे वहां ज्यादा है, उचित बैठक व्यवस्था है, उचित प्रकाश है, उचित शिक्षण विधि का यूज है, अनुशासन है, शिक्षण अधिगम सामग्री का यूज है, छात्र सहभागिता है, पृष्ठ पोषण मतलब होता है फीडबैक, मतलब बच्चे या टीचर जो है जिसने कोई चीज पढ़ाई तो उसने कैसा पढ़ाया, बच्चे फीडबैक देंगे। तो इसी चीज को और भी जगह यूज करते हैं, तो फीडबैक भी तो जरूरी होता है हर चीज में। कोई कंपनी अपनी सर्विस देती है वो फीडबैक मांगती है, फ्लिपकार्ट अमेजोन कुछ चीज खरीदते हैं वो फीडबैक मांगते हैं, ताकि वो उचित सुधार कर सकें जो चीज उसमें कमी है। बात करते हैं अगला, शिक्षण में लर्निंग कॉर्नर के एवं उद्देश्य का महत्व बताइए। तो आप कहेंगे लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। लर्निंग कॉर्नर द्वारा जो नीरस विषय है उसको रुचिकर बनाया जा सकता है, उत्तम शैक्षिक वातावरण बनाया जा सकता है, शिक्षण अधिगम सामग्री को व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय के जो कठिन टॉपिक हैं, प्रकरण हैं, उनको सरल बनाया जा सकता है, बाल केंद्रित शिक्षण प्रक्रिया का अंग होता है। और नवाचार की नवीन अवधारणा है। लर्निंग कॉर्नर तैयार करने में जो शिक्षक है उनके साथ साथ छात्रों का भी सहयोग जो है वो लिया जाता है, और साथ ही साथ चित्र शिक्षण के उपकरण और शिक्षण सामग्री का यूज भी होता है। तो वही बेसिक चीजें हैं जो आपने अधिकतर पाठ्य सहगामी क्रियाओं में पॉइंट देखे कि वो इंटरेस्टिंग बनाता है टॉपिक को, तो वही चीजें आप इसमें भी लिख सकते हैं। लिखाया था, कह सकते हैं कि सभी विषयों को रुचिपूर्ण और सरल बनाने के लिए लर्निंग कॉर्नर का यूज किया जाता है। इतनी मेन सबसे पूरे जो ये आपका प्रश्न है इसकी मेन ये लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं पुस्तकालय की व्यवस्था में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो शानदार पुस्तकालय भवन होना चाहिए, प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहिए, उचित पुस्तकों का संकलन हो, पत्र पत्रिकाओं का चुनाव हो, पुस्तकों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन हो, पुस्तकों का वितरण हो, समय तालिका में पुस्तकालय के घंटे की व्यवस्था हो, खुले वातावरण, खुले पुस्तकालय की व्यवस्था हो, शिक्षक द्वारा कक्षा में ही पुस्तक जो है उनका वितरण हो, सुदृढ़ व्यवस्था हो, यही मेन चीज है। आपके जो प्रश्न, आपके जो इंग्लिश पेपर है उसका जो फास्ट रिवीजन है वो रह गया है, वो मैं आपको फास्ट रिवीजन इन द सेंस जो इस टाइप के प्रश्न है वो मैं या तो आपको देखूंगा, उसमें प्रश्न कराने वाले होंगे, तो पेपर वाले दिन भी हम वीडियो देखेंगे फास्ट रिवीजन के तौर पर, तो या तो उस दिन करा लेंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, कराई सारी चीजें आ जाएंगी। आगे पीछे टाइम हो सकता है पर पेपर से पहले आपको चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए बैक टू बैक इतनी सारी मेहनत की जा रही है, तो आपका एक तो लाइक वीडियो पर बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ सभी छात्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है वो जुड़ सकें और अपनी स्पीड में सभी चीजें रिवाइज कर सकें। इसमें आपका शैक्षिक प्रबंधन में बहुत देखते हैं प्रश्न आपका, समय तालिका की विद्यालय में उपयोगिता क्या है। तो आप कहेंगे स्कूल के काम और घंटे, आप जानते हैं ना पीरियड वगैरह इसीलिए रखे जाते हैं कि सारी व्यवस्थाओं खेल कूद पे भी ध्यान रखा जाए और बेसिक चीजें। फिर आप कहेंगे अच्छी समय सारणी के विविध कार्य संचालन का सच्चा प्रतिबिंब है, स्पष्ट कीजिए, मतलब समय सारणी को ही आपको यहाँ पर भी डिफाइन करना है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, उनके नाम क्या है, कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, कितने घंटे पढ़ाए जाते हैं, ये सभी समय सारणी पर आधारित है। कितने कक्ष हैं, इसका ज्ञान भी समय सारणी द्वारा मिलता है, क्योंकि उतने ही टीचर अलॉट किए जाएंगे, उतने ही क्लासेस अलॉट की जाएंगी, वो सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं अलग अलग बिंदुओं के आधार पर। कि समय जो है आपका वितरण समानता के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर किया गया है, आवश्यकता अनुसार कक्षा का निरीक्षण कार्य कर सकते हैं। फिर है आपका समय सारणी के 2 सिद्धांत, तो 2 सिद्धांत में आप कहेंगे यहाँ पर अलग अलग पॉइंट लिखे हैं, वही ऊपरी वाले पॉइंट आप लिख सकते हैं कि आपको किस स्तर के लिए समय तालिका बनानी है, इसमें ध्यान रखना चाहिए। और समय तालिका के निर्माण करते समय विषय के कठिनाई स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ विषय ऐसे होते हैं ना जिन पर सप्ताह में अधिक जो आपके कालांश मतलब क्या है, जितने पीरियड की बात की उसकी व्यवस्था की जा सकती है, तो टॉपिक कौन सा है, किस क्लास की अधिक आवश्यकता है, उसके आधार पर ही सब निर्धारित किया जाता है। आपको ये सब चीजें अपने ऊपर रख के देखनी। जब आप स्वयं विद्यालय में पढ़ते थे तब आप क्या अनुभव करते थे कि विज्ञान और जो क्राफ्ट विषय उनमें लगातार कम से कम 2 कालांश होने चाहिए, खेल कूद का भी समय होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी सारी चीजें होनी चाहिए, जो पीरियड है उनके बीच में जो आपका जो भोजन का समय होता है, लंच का समय होता है, वो इतना होना चाहिए कि बच्चे कर ले, ऐसा ना हो 10 ही मिनट रखा गया। तो ये सही सब आपको इसमें बना के लिखना है। अगला पाठ्यक्रमी क्रियाओं से आशय क्या होता है, तो ये होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इतना सा समझ गए होंगे आप, क्योंकि बेसिक वर्ड आप यूज भी बहुत करते हैं।
कि पढ़ाई के साथ साथ और सारी क्रियाएं, ताकि बच्चों में और ज़्यादा क्रिएटिविटी आए। फिर आप कहेंगे कि विद्यालय में आयोजित किए जाने वाले किन्हीं 4 पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन करते हैं, उनके महत्व। तो ये पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप लिखे हुए हैं, इनको रट लीजिए। खेल हो गया, वाद विवाद है, गीत है, कविता, भाषण, पिकनिक, शैक्षिक भ्रमण, अभिरुचि प्रदर्शन, ये सभी आपके पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप हो जाएंगे। बहुत बार प्रश्न पूछा गया 2018, 19, 16, 17, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा। और बारे में इसके ये लिख सकते हैं कि इसके महत्व को हम निम्नलिखित शीर्षक के द्वारा कह सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों का शोधन और परिमार्जन हो गया, नागरिकता के गुणों का विकास होता है, पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग होता है। पाठ्य सहगामी मतलब ये पाठ के साथ जब क्रिएटिविटी आप कोई कर रहे हैं, जैसे कि कोई मॉडल बना रहे हैं, हम जब मॉडल बना रहे हैं कोई, उससे क्या क्या आपके महत्व हैं, तो बच्चे जो है सामाजिक भावना का विकास होगा, उससे नागरिकता के गुणों का विकास होगा। सामाजिकता कैसे? सामाजिकता मतलब कि समाज पर ही कोई आधारित लाल किला बना रहे हैं, तो क्या समाज से जुड़ा हुआ नहीं है? ज्ञान का व्यवहारिक यूज कर रहे हैं, मतलब ज्ञान आप पढ़ रहे हैं और उसका यूज जीवन में कर रहे हैं, तो व्यवहारिक यूज हो रहा है। अवकाश का समय का यूज हो रहा है, खाली बैठे हैं तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी आ रही है, सृजनात्मक क्षमता आ रही है, वही सब आपको इसमें भी लिखनी है। फिर आपका प्रश्न है संचयी अभिलेख की क्या उपयोगिता है। ये समझिए प्रश्न को कि छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों को जानने का प्रयास किया जाता है, जिससे छात्रों की प्रगति और अवनति का ज्ञान होता है। तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट संचय अभिलेख, ध्यान रखिएगा। ये चीजें याद करने वाली होती हैं, ये अपने आप से नहीं लिखनी होती हैं। अभिलेख आप लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार के, जो आपके शैक्षिक जो प्रपत्र हैं, या अध्यापकों का वेतन है, धन है, आय व्यय है, अवकाश है, इन सब का लेखा जोखा क्या कहता है? अभिलेख कहलाता है। विद्यालय अभिलेख का क्या महत्व होता है? तो आप कहेंगे कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान होता है, ये इन्होंने कहा है S.N. मुखर्जी ने, अच्छी डेफिनेशन है। फिर आप कहेंगे विद्यालय प्राचार्य का दायित्व होता है कि विद्यालय अभिलेख जो उनको उचित ढंग से सुरक्षित रखे, इस संदर्भ में उसे विद्यालय प्रशासन में एक संरक्षक की भूमिका का निर्वाह करना होगा। और प्रधानाचार्य इस दायित्व के लिए अपने सहायक जो है उनको दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि वह मुख्य रूप से उसका दायित्व होता है। प्रधानाचार्य का होता है, अगर कोई चीज गड़बड़ होती है तो वो किसी और को तो नहीं कहेगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। फिर आप कहेंगे विद्यालय अभिलेखों का रखरखाव कैसा होना चाहिए। तो विद्यालय अभिलेख सत्य होने चाहिए, उन्हें स्वनिर्मित काल्पनिक आधार पर सुरक्षित नहीं किया जाना चाहिए। अभिलेख व्यवस्था साफ सुथरी होनी चाहिए, काट छाट की गई है वहां पर या तो संबंधित सहायक के हस्ताक्षर हो या फिर मुख्याध्यापक के हो। इसी प्रकार अभिलेख सदैव ही पूर्ण होने चाहिए, विशिष्ट अध्यापकों की देखरेख में होनी चाहिए, एक फाइल सुनिश्चित होनी चाहिए प्रत्येक अभिलेख के लिए, और फाइल और रजिस्टर की जो पर्याप्त संख्या उसमें सदैव ही उपलब्ध रहना चाहिए। सभी फाइल और रजिस्टर जो है उसकी एक सूची कार्यालय निरीक्षक के द्वारा बनाई जानी चाहिए। प्रत्येक फाइल और रजिस्टर पर क्रमांक लिखना चाहिए ताकि कोई चीज ढूंढना हो मिल जाए। प्रतिवर्ष नए रजिस्टर बनाने चाहिए ताकि ईयर वाइज कोई चीज ढूंढना हो मिल जाए। पूर्व रजिस्टर पर पृष्ठ संख्या अवश्य लिखनी चाहिए ताकि कोई पेज गुम हो जाए तो आपको मिल जाए। तो यही बेसिक चीजें हैं। फिर अभिलेखों का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, तो यही जो अभिलेख आपने देखे इनमें क्या देखरेख करनी चाहिए वो आप लिखेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ध्यान यही रखना चाहिए कि सूचनाएं स्पष्ट और भ्रमपूर्ण ना हो, भाषा शैली स्पष्ट हो, क्रमबद्धता का ध्यान रखें, प्रबंधन का उद्देश्य प्रगतिशील होना चाहिए, निरीक्षण समय समय पर हो, नवीन सूचनाएं उसमें शामिल की जाए, सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय में लोहे की अलमारी हो, रैक हो, कीटनाशक दवाओं का यूज किया जाए। यही सब पॉइंट आप लिख लेंगे। फिर है किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम। तो आप कहेंगे आकस्मिक आपदा, अनाकस्मिक आपदा। आकस्मिक मतलब जैसे आपकी भूकंप, सुनामी वगैरह। अनाकस्मिक मतलब जो मानव के कुप्रबंधन और अव्यवस्थाओं के कारण होती है, जैसे अकाल हो गया, प्रदूषण हो गया, जो प्राकृतिक ना हो। फिर महामारी और जैविक आपदा क्या होती है? कोई बीमारी फैल जाती है, जैसे इस समय कोरोना है, सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका। प्लेग हो गया, हैजा हो गया, एड्स हो गया। सामाजिक आपदाएं जो समाज से संबंधित हैं, जैसे आतंकवाद, नाभिकीय दुर्घटना। ये आपके जो एग्जाम्पल हैं इनको दिमाग में रखिए। हेडिंग एग्जाम्पल, दो चीजें अंदर का आप लिख लेंगे। भूस्खलन क्या होता है? तो भूजल चट्टानों में वजन बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है वो नीचे की ओर जो है वो खिसक जाती हैं, इसी को हम भूस्खलन कहते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। और जो भूस्खलन होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। जब ये थोड़ी दूर तक ही खिसकते हैं तो इनको स्लम कहते हैं, यदि दूरी तक अधिक होती है तो इनको शैल स्खलन कहते हैं, और यदि बहुत ऊंचाई से मलबा अथवा शैल टुकड़े गिरते हैं तो इनको हम रॉक फॉल यानी कि शैल खिसकना कहते हैं। अब प्रभाव वगैरह लिखे हैं वो आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। भूकंप के कारण क्या होते हैं? ज्वालामुखी विस्फोट से आता है, पृथ्वी का सिकुड़ना हो गया, ये बलन आपका नहीं होता है, वलन होता है, वाह वलन, ये बलन गलत लिखा हुआ है। तो वलन अथवा भ्रंश का संबंध क्रमशः संपीड़न अथवा तनाव से होता है, जिसमें चट्टानों में हलचल होती है, भूकंप आते हैं। इसी प्रकार भूसल्तनन हो जाएगा। इसी प्रकार कृत्रिम भूकंप हो जाएगा। कृत्रिम भूकंप क्या होता है? जैसे आपकी कोई वो आपकी सुरंग वगैरह जैसे खोदी जाती है, वो एक रीजन में आता है। रेलों के चलने से, कारखानों में भारी मशीनों के चलने से पृथ्वी में कंपन होता है, और अन्य कारण हो जाएंगे। फिर आप कहेंगे चक्रवाती तूफान के प्रकार बताइए, होता क्या है? तो चक्रवाती तूफान वही होता है भंवर की भांति अस्थिर और परिवर्तनशील हवाओं के वायुमंडलीय भंवर, जिनके केंद्र पे निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर जो है वो उच्च वायुदाब होता है, चक्रवात कहलाता है। टाइप आपको याद रखने हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पर अंदर में भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं केवल इसके हेडिंग बता रहा हूँ रिवाइज के तौर पर। शीतोष्ण चक्रवात जो है इनको भी 3 भागों में बांटा गया है, तापीय चक्रवात, गतिक चक्रवात और प्रवासी चक्रवात। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं?
तो ये लंबे चौड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, इनका विस्तार इतना अधिक होता है, काफी बड़ा क्षेत्र घेर लेते हैं। चक्रवात प्रचलित जो पवन है उनकी दिशा में आगे बढ़ते हैं। पछुआ पवनों के प्रदेश में ये पूर्व की ओर चलते हैं, परंतु सदैव ही पूर्व की ओर नहीं चलते हैं, विशेष अवसर पर ये अपना मार्ग बदल लेते हैं। फिर बात करते हैं आपदा प्रबंधन की। आपदा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? तो आप कहेंगे आपदा प्रबंधन में निवारक और संरक्षी उपाय, तैयारी तथा मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राहत कार्यों की व्यवस्था और आपदा प्रवण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं, आपदा प्रबंधन हो जाएगा। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन की बात करें तो राज्य स्तर पर, जनपद स्तर पर, खंड स्तर पर और ग्राम स्तर पर ऐसे अलग अलग होता है। इसमें ध्यान भी रखकर यानी याद भी कर सकते हैं कि जनपद स्तर पर जिलाधीश कार्यालय, राज्य स्तर पर बचाव राहत, खंड स्तर पर क्षेत्र समिति कार्यालय और ग्राम स्तर पर गांव की आपदा प्रबंधन समिति। बाकी आपदा राहत कार्य आप लिख सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रटना है। क्यों रटना है? क्योंकि आपसे यहाँ पर प्रशासन भी पूछा जाए तब भी लिख सकते हैं, प्रबंधन पूछा जाए तब भी आप लिख सकते हैं, संगठन पूछा जाए तब भी लिख सकते हैं। तो तीनों में अंतर दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अंतर को ध्यान से सुनिएगा और याद भी कीजिएगा। प्रशासन का कार्य मुख्य रूप से पूर्व नियोजित होता है। प्रबंधन का कार्य स्टाफ के निर्देशन, समन्वय और अभिप्रेरणा से संबंधित होता है। संगठन संस्था के समस्त स्टाफ के मध्य जो संबंध है उनको अभिव्यक्त करता है। फिर प्रशासन बाहरी घटकों से प्रभावित होता है, प्रबंधन कर्मचारियों से संबंधित और प्रभावित होता है और संगठन कर्मचारियों, विभागों के कार्यों, परस्पर संबंधों और संयोजन से प्रभावित होता है। फिर कहेंगे प्रशासन संबंध को निर्देशित और संगठन के आकार को निर्धारित करता है। प्रबंधन जो है संगठन को दृढ़, सजीव और गतिशील बनाता है और संगठन एक निर्जीव ढांचा होता है। प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है, ये जो है वो हृदय होता है और ये जो है वो शरीर होता है। मस्तिष्क, हृदय, शरीर। प्रशासन निर्धारणात्मक भूमिका का निर्वहन करता है, ये क्रियात्मक भूमिका का निर्वहन करता है और ये प्रशासन और प्रबंधन में समन्वय स्थापित करता है। प्रशासन से संबंधित समस्त कार्य उच्च स्तरीय जो प्रबंधक हैं वो करते हैं। इसमें जो प्रबंधन का कार्य है वो मध्य और निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा होता है और इसमें जो है प्रशासन और प्रबंधन के परस्पर सहयोग और समन्वय पर निर्भर करता है। सातवां और आठवां लास्ट पॉइंट है। सातवां पॉइंट आपका है प्रशासन संस्था की समस्त नीतियों और उद्देश्यों का निर्धारण करता है, ये जो है वो क्रियान्वयन करता है और ये जो है एक आधार का निर्माण करता है। प्रशासन व्यवसाय को पूंजी और स्वामित्व प्रदान करता है, ये नियुक्त जो वेतन भोगी वर्ण है उसमें होता है और इसके द्वारा निर्धारित प्रबंध का उपकरण होता है। तो ये पूरे आपके अंतर 8 दे रखे हैं, लगभग 5 याद जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे यहाँ से इन दोनों में अंतर पूछा जाए, इन दोनों में पूछा जाए या तीनों में पूछा जाए, तीनों में संबंध पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए तो आप इन बिंदुओं को लिख ले जाएं। अगला देखते हैं, विद्यालय प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये बेसिक चीज लिख सकते हैं आप। पूरा विद्यालय प्रबंधन प्रधानाध्यापक पर ही टिका होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसी प्रकार शिक्षक की भूमिका पूछी जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं। मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, छात्र पर पूरा उसका जो उसका शैक्षिक कार्यक्रम होता है छात्र का, उसकी पूरी सफलता अध्यापक के व्यवहार दक्षता इन्हीं पर तो सब पर डिपेंड करती है, तो वो सब चीजें आप लिख सकते हैं। अगला है बालक के विकास में अभिभावक शिक्षक संघ, ये मैंने ऊपर बताया था आपको। अगला मीना मंच के उद्देश्य, ये रट लीजिए। तो मीना मंच का उद्देश्य होता है बालिका शिक्षा जो है इसके सर्वांगीण विकास से संबंधित। पहला उद्देश्य है कि बालिकाओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच की आवश्यकता होती है और मीना मंच के द्वारा बालिकाएं अपने विचार और सीमाएं व्यक्त कर सकती हैं। मीना मंच का उद्देश्य बालिकाओं में नेतृत्व करने की क्षमता तथा एक दूसरे का सहयोग करने की भावना का विकास होता है। फिर बालिकाओं में प्रेम तथा सहयोग की भावना विकसित होती है। फिर बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करता है। फिर तर्कपूर्ण चिंतन तथा लेखन के लिए विषय प्रदान किए जाते हैं जिससे छात्राओं को विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो और उनमें चिंतन की आदत का भी विकास होता है। इसी प्रकार बालिकाएं तथा महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान कराया जाता है और उन्हें सक्षम बनाने के लिए भी अनेक प्रयास किए जाते हैं। इससे संबंधित अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। मीना मंच के द्वारा ही बालिकाओं को विवाह की आयु का भी ज्ञान कराया जाता है, इसलिए वे नाबालिग विवाह रोकने के लिए भी प्रेरित होंगे। तो पूरा आप कहीं देखेंगे तो बालिका शिक्षा से संबंधित है, पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आपका है निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर को रटिए, समझिए। निरीक्षण का तात्पर्य परीक्षा लेना और परीक्षा का तात्पर्य है सरलता पूर्वक और आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना। तो सिंपल सी भाषा में आप क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति की जांच करना क्या है आपका निरीक्षण है। पर्यवेक्षण क्या होता है, इसका अर्थ होता है उच्च दृष्टि यानी कि सुपरविजन, जो कि विद्यालय विकास को गति प्रदान कर सके। पर्यवेक्षक का काम स्कूलों का मार्गदर्शन करना होता है और साथ ही समस्याओं का समाधान करना होता है जिनके पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी उन पर होती है। तो ये लास्ट वाला पॉइंट दोनों जो है इसमें ध्यान रखिएगा कि स्कूलों का मार्गदर्शन करना और किसी व्यक्ति की जांच करना आपका निरीक्षण। तो 2 साल देखिए पूछा गया लगातार। फिर बात करते हैं विद्यालय पर्यवेक्षण। तो डेफिनेशन तो हमने देख ली, पॉइंट आप याद रख सकते हैं इसके उद्देश्य। यही सब आपके उद्देश्य हो जाएंगे कि छात्र कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना, प्रशासनिक ढांचे जो है उससे उत्पन्न दोष का उन्मूलन करना, सेवारत जो पिछले कार्यक्रम है उनको नियमित रूप से आयोजित करना, यही सब पॉइंट हैं। फिर आपसे अगर पूछा जाए कि विद्यालय में पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्या होती है, तो जैसे अध्यापक की आवश्यकता थी वही पर्यवेक्षक की भी आवश्यकता होती है और वही आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि पर्यवेक्षण के द्वारा ही विभिन्न स्थलों में स्थित जो विद्यालय है उसमें संपर्क स्थापित किया जाता है। इसी के द्वारा मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद मिलती है, कार्य कुशलता बढ़ाने में मदद मिलती है, वो सब पॉइंट।
फिर आपका है ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वय की भूमिका क्या होती है, तो विद्यालय का पर्यवेक्षण और निरीक्षण करके विद्यालय के जो संसाधन है उसकी उपयोगिता को ज्ञात करता है, विद्यालय भवन संबंधी समस्याओं को ज्ञात करके उनके समाधान के लिए धन उपलब्ध कराता है, उनका लेखा जोखा रखता है, वो सारी चीजें। फिर आपका है बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका बताइए विद्यालय प्रबंधन में, तो आप कहेंगे इसकी नियुक्ति ब्लॉक स्तर पर की जाती है। ब्लॉक के संसाधन की प्रबंधन व्यवस्था में सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और पॉइंट तो आप लिख सकते हैं। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है प्राथमिक शिक्षा के संबंधित अभिकरण कौन कौन से हैं, तो ये नाम ध्यान रखिए। एनसीईआरटी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर दूसरा आपका एनसीटी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखिएगा। तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन संस्था, जिसे हम न्यूपा कहेंगे। फिर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, और पांचवा है आपका राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा एनआईओएस। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के संबंधित अभिकरण, तो ये ध्यान रखिएगा पांचों नाम। फिर यहाँ पर एक एक के बारे में पूछ लिया गया, जैसे एनसीईआरटी सबसे पहले इसके कार्य पूछ लिए गए, तो आप जानते हैं पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, शिक्षण विधियों को विकास, समस्याओं को समझना, उनका हल करना, जो सेवारत और सेवारत पूर्व हैं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का संपादन करना, केंद्रीय विद्यालय वो सब परीक्षा होती है, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपका है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, तो इतना सा ध्यान रखिए कि क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो है वर्तमान में इनकी संख्या 5 है, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में। और ये जो है वो जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए अभिनव पाठ्यक्रम रिफ्रेशर कोर्स जो है वो चलाते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी जो है उसके संकलन, प्रसार और फैलाव का दृष्टिगत रखते हुए 5 पत्रिकाओं का प्रकाशन भी लिखा है, तो एक बार पढ़ लीजिए, हो सकता है पत्रिका पूछी जाए तो। इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, द जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, स्कूल साइंस, द प्राइमरी टीचर और आधुनिक भारतीय शिक्षा, ये सभी एनसीईआरटी के द्वारा पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। फिर आपके पूछे गए हैं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई के उद्देश्य और कार्य, तो ये आप जानते ही हैं, सारे नोटिफिकेशन आपके अधिकतर सब इसी के थ्रू निकलते हैं। सभी प्रकार की शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण करना और मानदंड संस्थाओं के लिए निर्धारण करना, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करना, सब एनसीटीई के वर्क हैं। सभी स्तर के जो सेवारत शिक्षक हैं उनके लिए कार्यक्रम का निर्माण करना, नई जो शिक्षक शिक्षा संस्था है उसको मान्यता देने से पहले उसका निरीक्षण करना, उनका मानदंड देखना, यही सारी बातें। फिर पूछा गया आपका प्रश्न इग्नू के संदर्भ में, तो स्थापना हुई थी सितंबर 1985 में। दायित्व क्या है, देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालय को बढ़ावा देना और सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के लिए ही ऐसी प्रणाली में समन्वयन और मानकों का निर्धारण किया जाता है। बाकी मेन उसमें ऐसा है नहीं। फिर आपका है एससीईआरटी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के उत्तरदायित्व, तो इसमें क्या है, स्कूल पाठ्यक्रम में संशोधन करना, शिक्षण अध्ययन प्रणाली में अतिरिक्त निवेश करना, पृष्ठभूमि तैयार करना, प्रायोजित विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, मॉनिटरिंग करना, समस्त स्तर के शिक्षक जो हैं वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। फिर एससीईआरटी के कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। वही यही पॉइंट आप ऊपर वाले उसमें भी लिख सकते हैं कि जैसे सेवा पूर्व और सेवारत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनका आयोजन करता है सीआरटी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनके लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षक संदर्शिकाओं, उपयोगी साहित्य का विकास करता है, शोध सर्वेक्षण और नवाचार कार्यक्रम का संचालन करता है, निजी संस्थान को बीटीसी एनआईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संबद्धता प्रदान करता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली के अंतर्गत पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का निर्धारण करता है, और साथ ही साथ अन्य कार्य, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, पर्यवेक्षण, निर्देशन, परामर्श, ये सब आप अलग अलग पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसका ये सब भी तो कार्य होता है। यही आप एनसीईआरटी में भी लिख सकते हैं, पर्यवेक्षण तो वहां भी आएगा आपका। अगला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और जो परिषद एससीईआरटी है उसके उद्देश्य बताने, तो उद्देश्य आप कहेंगे कार्यात्मकता में सुधार लाना, डाइट के सदस्य और समन्वयक माह में कम से कम 2 अलग विद्यालय में जाएं, उनका शैक्षिक सहयोग करें, बेसिक चीजें। फिर आपका मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज के कार्य बताने हैं, तो आप क्या कहेंगे, आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्वाधान में प्रयागराज में 1947 में जो है वो स्थापना की गई थी। जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश की एक इकाई मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग, ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के रूप में कार्यरत है। तो मनोविज्ञानशाला में इतना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अधिकारी की बात करें तो मनोविज्ञानशाला प्रयागराज में निदेशक के रूप में प्रांतीय शिक्षा सेवा संवर्ग का अधिकारी होता है, और सहायता व कार्य संचालन हेतु मनोवैज्ञानिक सहायक मनोवैज्ञानिक प्राप्त होते हैं। यही सब बेसिक चीजें लिखी हुई हैं। फिर मनोविज्ञानशाला की स्थापना के कार्य, तो आप क्या कहेंगे, विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनको शैक्षिक, व्यवसायिक, व्यक्तिगत निर्देशन, परामर्श देना, मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता विकास करना, शिक्षा को उपयोगी मनोविज्ञान प्रयोग और अनुसंधान करना, सेवा आयोजक जो उनके चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता देना। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं आपको एक एक पढ़ के बता रहा हूँ। एससीईआरटी, एनसीईआरटी, मनोविज्ञानशाला, ये सब आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिर आपका पीएनपी, जानते हैं आप सभी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। इसकी बात करें तो उत्तर प्रदेश के नाम से 1872 के आसपास स्थापना हुई। वर्ष 1921 में माध्यमिक शिक्षा परिषद के गठन से पूर्व प्रदेश की समस्त शैक्षिक परीक्षाओं का उत्तरदायित्व इसी विभाग को जो है वो था।
बाकी वही सब पॉइंट है। अनुभाग और कार्य विवरण आप याद रख सकते हैं। कोष अनुभाग, गोपनीय अनुभाग, अभिलेख अनुभाग, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। समादेश अनुभाग, बिल अनुभाग, एकीकृत अनुभाग, प्रशिक्षण अनुभाग, प्रशिक्षण 1 था वो, ये प्रशिक्षण 2 अनुभाग। फिर अगला प्रश्न है डाइट के किन्हीं 2 विभागों के नाम। ये तो आपका मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप एकदम रट के रखिएगा कि कौन कौन से विभाग होते हैं। तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट के जो विभाग हैं उनकी संख्या यहाँ पर दे रखी है। टोटल 7 विभाग होते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग, जिला संस्थान इकाई, सेवारत कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क तथा प्रवर्तन समन्वय विभाग, पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग, नियोजन और प्रबंधन विभाग। तो ये सातों नाम एकदम रट के रखिएगा। डाइट के कार्य क्या होते हैं? सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, संदर्भ जो व्यक्ति उनको प्रशिक्षित करना, सेवारत जो प्रशिक्षण उनकी व्यवस्था करना, बीआरसी का को शैक्षिक सहयोग देना, एनपीआरसी, ये सब शॉर्ट में बोल रहा हूँ। बीआरसी मतलब ब्लॉक संसाधन केंद्र, एनपीआरसी मतलब न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, इनको शैक्षिक सहयोग देना। विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक है उनके लिए संस्था का नियोजन प्रबंधन, यही सब चीजें हैं। फिर आपका न्याय पंचायत संदर्भ केंद्र के दायित्व क्या होते हैं? तो आप कहेंगे कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक हेतु पर्यवेक्षण और निरीक्षण का कार्य किया जाए, पंचायत स्तर पर शैक्षिक और शिक्षणोत्तर कार्यानुभव गतिविधि आयोजन हो, ये सब भी आप लिख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न है बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना। तो आप क्या कहेंगे? 10 जुलाई 1972 को एक अध्यादेश द्वारा राज्य सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को अपने हाथ में ले लिया और इस अध्यादेश को कानून का रूप दे दिया। इस एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। कार्य क्या होते हैं इसके? तो आप कहेंगे जूनियर हाई स्कूल बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान करना, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, बेसिक स्कूलों, नॉर्मल स्कूलों बेसिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, राज्य शिक्षा संस्थान आदि का पर्यवेक्षण करना, राज्य सरकार से अनुदान, आर्थिक सहायता, ऋण प्राप्त करना, यही सब इसके कार्य होते हैं। बेसिक शिक्षा अधिनियम में परिषद के कार्यों का उल्लेख तो ऊपरी वाले पॉइंट लिख सकते हैं, अलग अलग धारावाहिक यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर आपका प्रश्न है समेकित शिक्षा क्या है? लगभग 2 ही 3 पेज बाकी है, आपका कोर्स खत्म होने वाला है। तो इस संदर्भ में जिला समन्वय के मुख्य दायित्व बताइए। तो समेकित शिक्षा क्या होता है? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत जो निःशक्त बालक बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा सामान्य बालकों की तरह ही पूरी की जाए। जैसे आप समावेशी शिक्षा देखते हैं, लगभग लगभग वैसा ही है। और जिला समन्वय की भूमिका भी पूछी गई ना, तो रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, तो आप क्या लिखेंगे? जिला समन्वय द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण किया जाता है, उनसे संबंधित सभी आंकड़े उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करता है। यह शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़े विद्यालय है उनका पर्यवेक्षण करके उन्हें निर्देशित करता है। ये जिला स्तरीय प्रबंधन की योजना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। यही सब पॉइंट आप लिखेंगे। फिर पूछा गया जल जीवन है, इसको स्पष्ट करते हुए विद्यालय में बच्चों को स्वच्छ पेयजल कैसे उपलब्ध हो सकता है? तो ये तो बेसिक चीजें आप लिख सकते हैं कि जल ढक के रखें, शुद्ध जल की व्यवस्था हो, क्लोरीन की गोली डालें, वही सब लिखा हुआ है। फिर इसी प्रकार प्रश्न है विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है, खेलों में विविधता हो, ये ध्यान रखें, छात्र छात्राओं के खेलने के लिए अलग अलग व्यवस्था हो, अनुशासन रहे, खेल को खेल की भावना से खेला जाए, बालक बालिकाओं के इंटरेस्ट के अनुसार हो, प्रशिक्षित शिक्षक भी हो, ये सब लिखेंगे आप। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है वो है प्रमुख विद्यालय अभिलेखों का वर्णन कीजिए। इसको भी रट लीजिएगा कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये आप स्वयं से नहीं लिख सकते, ये आपको रटे होने चाहिए। अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, आय व्यय पंजिका, ग्राम शिक्षा विधि या आय व्यय पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, कोटेशन रख रखाव पंजिका, ये सब आपके होते हैं। इनके नाम आप याद रखिएगा। इसी में ही आपका जो अध्यापक उपस्थिति पंजिका है वो यहाँ पूछा गया क्या होता है। तो ये रजिस्टर प्रधानाध्यापक के कक्ष में या कार्यालय में विद्यालय के प्रारंभ होने के पूर्व ही रखा जाना चाहिए। इससे विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारीगण अपने नाम के सामने उस तिथि में अपने हस्ताक्षर और आने का समय लिख सके। तो आप देखते भी वो अटेंडेंस लगाते हैं, वही यहाँ पर है। छात्र उपस्थिति सेम जैसे यहाँ पर अध्यापक उपस्थिति, वैसे छात्र उपस्थिति अटेंडेंस लगाई जाती है, वही इसमें भी आप लिख देंगे। फिर आपका है विद्यालय तथा समुदाय के संबंध, तो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। 2017-19 में आया था, अलग अलग टाइप से आप लिख सकते हैं। समुदाय के जो कर्तव्य हैं वो भी आप इसमें लिख सकते हैं कि विद्यालय जब कभी अभिभावक को बुलाता है तो उसमें अनिवार्य रूप से उपस्थित हो, विद्यालय के शिक्षकों के साथ निरंतर संपर्क में रहे, ये सब समुदाय के तो कर्तव्य होते हैं। फिर आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये एक प्रश्न रह गया और ये प्रश्न रह गया है। नेतृत्व का आशय क्या होता है? कार्य की सफलता में कुशल नेतृत्व की क्या भूमिका होती है? आप कहेंगे समाज में नेतृत्व का स्थान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और नेतृत्व जो भी चीज से संबंधित हो, कोई खेल हो, कोई प्रतियोगिता हो, तो लीडरशिप जो है सबसे ज्यादा जरूरी होती है, कुशल नेतृत्वकर्ता की सबसे ज्यादा जरूरी होती है। उसी को लेकर यहाँ पर सभी पॉइंट आप लिखेंगे। और अब दैनंदिनी शिक्षक के कार्यों का दर्पण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो यह अध्यापक डायरी बनाई जाती है जिसमें आप देखेंगे वर्ष भर में विभिन्न कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली विषय सामग्री का विवरण दैनिक, साप्ताहिक, मासिक आधार पर होता है। समय सारणी कक्षा अनुसार और विषय अनुसार रहती है। छात्र जो है उनके नाम और पते का विवरण रहता है। शिक्षण विधियों का उल्लेख रहता है। संपूर्ण गतिविधियों का विवरण रहता है। विद्यार्थियों की प्रगति रहती है। प्रतिभाशाली छात्र जो है उनकी सूची रहती है। समस्याजनक जो बालक है उनकी सूची रहती है। तो यही आप देखते हैं दैनंदिनी बहुत से विद्यालयों में जब आप डीएलएड करते हैं तो ये दैनंदिनी बनवाई भी जाती है।
हो सकता हो आपने भी बनवाई हो। तो पूरे हमारे सभी प्रश्न सभी कोर्स के समाप्त हो गए। कर लेते हैं उन बिंदुओं की जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम सबसे लास्ट में जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर है आपका राज्य शिक्षा संस्थान। देखिए ये प्रश्न आपका बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है, यही प्रश्न आपका लघु त्रि में भी पूछा जा सकता है और ये अति लघु में भी, तो पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा सभी के, राज्य शिक्षा संस्थान। राज्य शिक्षा संस्थान जो है, यदि बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद में जो है वो है। दूसरी चीज पूछी जाती है वो ये कि जो राज्य शिक्षा संस्थान है इसका गठन कब हुआ, तो आप कहेंगे 1964 ईस्वी में। फिर यहां से प्रश्न पूछा जाता है इसके कार्यों के संदर्भ में। तो कार्य क्या होते हैं, तो इसका एक कार्य होता है जो क्रियात्मक शोध होता है उस पर जोर देना, दूसरा कार्य होता है बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, शिक्षा मित्र, जो संबंधित पाठ्यक्रम होता है उसका विकास करना। तीसरा एक और कार्य आप याद रख सकते हैं, चलिए चार तक देख लेंगे। तीसरा अगर बात करें तो जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी जो डाइट है उसकी शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए निर्देशन प्रदान करने का कार्य भी इसी का होता है। और साथ ही साथ जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के साथ साथ आप ये भी कहेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं उनके पाठ्यक्रम के विकास के संदर्भ में या उनका विकास करने के संदर्भ में भी इसका कार्य होता है। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट, रफ करते हैं। तो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपका है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश। इसकी बात करें तो इसका भी इलाहाबाद में ही है। और इसके अगर कार्य की बात करें तो आप कहेंगे गणित तथा विज्ञान के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिलाने का, विज्ञान प्रदर्शनी की व्यवस्था करना, विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका विकास करना, विज्ञान में शोध कार्य पर बल देना, इसी प्रकार विज्ञान से संबंधित क्रियात्मक शोध पर जोर देना, इसी प्रकार विज्ञान से संबंधित जो कार्यशाला है, सेमिनार है, उनका आयोजन करना, ये सभी इसके कार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है आपका राज्य हिंदी संस्थान। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश। इसकी बात करें तो ये जो है वो वाराणसी में स्थित है। और इसके कार्यों की बात करें तो उच्च प्राथमिक जो स्तरीय हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है उनका विकास करना, इसी के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तरीय संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक का विकास करना, इसी प्रकार हिंदी और जो संस्कृत विषय है उनसे संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करना, ये सभी इसके कार्य में आ जाएगा। चौथा देखते हैं जो कि आपका है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश की, इसकी संदर्भ में बात करें तो ये आपका इलाहाबाद में जो है वो स्थित है। नाम वर्तमान प्रयागराज है तो प्रयागराज भी आप लिख दीजिए, वो भी सही है। इसके कार्यों की बात करें तो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए आंग्ल भाषा से मतलब अंग्रेजी विषय की पाठ्य पुस्तकों का विकास करना इसका पहला कार्य। दूसरा कार्य अंग्रेजी शिक्षण को रोचक बनाना, प्रभावी बनाना और टीएलएम यानी कि टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है उसका कार्य निर्माण करना भी इसके अंतर्गत आता है। एक और याद रख सकते हैं अंग्रेजी शिक्षण के गुणात्मक उन्नयन के लिए ये कार्यशालाओं का आयोजन भी जो है वो करता है। तो सारी चीजें हमने देख ली। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा अवश्य, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। लाइक और शेयर तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, यदि नए हो तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। अब एक प्रश्न जो आपके लिए है वो है SCERT की स्थापना कब हुई? 1978, 1981, 1985 या 1990? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। अच्छा एक चीज ये भी है, जो भी प्रीवियस ईयर है उनको एक बार अवश्य देखिएगा, क्योंकि जैसे अभी इससे पहले मई 2022 में पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे ना तो उसमें हमने एक एक क्वेश्चन आपको दिखाया है। 15 के 15 बहुविकल्पी हमने जो क्वेश्चन कराए थे ना उसी से आए थे। एक एक स्क्रीनशॉट तक हमने दिखाया था, मतलब 14 बहुविकल्पी में नहीं 15 टोटल आते हैं। 15 के 15 हमने आरे कराए हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो
तो इसलिए जो भी चीज़ हम करा रहे हैं उसको याद भी करते चलिएगा और प्रीवियस ईयर भी देखते रहिएगा, कई बार चीज़ें इधर-उधर रिपीट भी हो जाती हैं। और मैथ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।